ये कहानी किसी इंसान या फिर हीरो की नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया में एक स्केल्टन की है जो बस अपनी मिस्टर साकुअस के साथ एक काम से जिंदगी व्यतीत करना चाहता था। पर इंसानों के लालच की वजह से वो उनके साथ बिताने का ये सपना भी सच न कर पाया। पर मरने के बाद एक नई जिंदगी में आकर अब उसके पास एक अजीब तरह की सिस्टम की एबिलिटी थी, और साथ ही हर बार मरने के बाद फिर से पास में जाकर जिंदा होने की शक्ति, जिसके भरोसे अब उसे ताकतवर भी बनना था ताकि भविष्य में वह फिर से अपनी मिस्टर साकुअस से मिलकर उनकी रक्षा कर पाए और इस बार तो आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर पाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक साकुबस क्वीन के डंजन के अंदर रेड पड़ चुकी थी और हम वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि एक स्केल्टन था और वो मर रहा था, जबकि उसके सामने उसकी ऑनर उसकी मिस्टर साकुबस को कुछ इंसानी वॉरियर्स आकर मार रहे थे। पर स्केल्टन यहाँ पर उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वो उन्हें रोकने की कोशिश करना चाहता था, पर इंसानी वॉरियर्स आकर उस स्केल्टन का सर तोड़ देते हैं और वो सीधा जाकर उसकी मिस्ट्रेस के पास जाकर गिरता है जो कि खून से लथपथ हो मर रही थी। और उसे रोता मरता हुआ देख वो नॉन नेम स्केल्टन से माफी मांगना चाहता था। मिस्ट्रेस, मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपको नहीं बचा पाया, आपको जिसने हमारा पूरा साथ दिया। अगर मैं सिर्फ बहुत ज्यादा ताकतवर होता तो मैं कुछ कर पाता। कि वो स्केल्टन अपने सर को ही घुमाता गुस्से में उन हंस रहे सोल्जर्स में से एक के पैर को घायल कर देता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि सिर्फ अगर उसके पास एक और चांस होता तो वो अपनी मिस्ट्रेस को बचाने की पूरी कोशिश करता। कि जल्दी वो सोल्जर्स उस स्केल्टन को पूरा तोड़ देते हैं और उस नॉन नेम स्केल्टन के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है जहाँ पर वो सिर्फ सोच ही पा रहा था। तो मरना ऐसा लगता है मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया, ये मेरे जैसे कमजोर के लिए एक अच्छी मौत है। कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक तीखी आवाज जो उसके कानों में चुभ रही थी, और उसकी आंखें खुलते ही वो अपने सामने अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाता है और फिर वो एक विशाई कब्र से उठ जाता है। और इस वक्त उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसका फिर से जन्म हो गया था। पर अगर ऐसा है तो वो फिर से स्केल्टन क्यों था, और साथ ही ये जगह इतनी फेमिलियर क्यों लग रही थी। कि हम देखते हैं उसके पीछे ही एक पर्सन मौजूद था, पर यहाँ स्केल्टन जिसका नाम हम आज से नो नेम कहेंगे, वो अपने सामने देख पा रहा था कुछ सिस्टम के मैसेजेस को जिसके लेवल 1 और उसके एट्रीब्यूट्स को हम देख पा रहे थे, जो फिलहाल तो काफी बेसिक थे। कि उससे पहले वो अपनी सिचुएशन समझता, उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो उसे अपना नाम रूबिया बताती है, और ये भी बताती है कि वही थी जिसने स्केल्टन को उसके स्लम्बर से जगाया था। यानी वो एक नेक्रोमेंसर मैजिशियन थी। पर उसकी तरफ देखता, अपनी यादों को याद करता, नो नेम सोच रहा था क्या इसने कहा इसका नाम रूबिया था, पर यह तो वही नेक्रोमेंसर है जिसने पूरे 20 साल पहले मुझे जगाकर एक स्केल्टन सोल्जर बनाया था। और उठता हुआ वो एकदम समझ जाता है कि वो अपने पास में 20 साल पहले वापस आ चुका था, जहाँ पर वो पहली बार स्केल्टन के तौर पर पैदा हुआ था। पर फर्क ये था उसके पास उसकी यादाश्तें और एक अजीब सा सिस्टम था, और वो इतना तो समझ गया था कि ये एक सपना नहीं था। क्या रूबिया सोच रही थी, मैं बिना किससे बातें कर रही हूँ, स्केल्टन थोड़ी ना बात कर सकते हैं। कि नो नेम अपनी यादों के हिसाब से याद कर रहा था कि ये रूबिया नाम की लड़की जल्दी बैंडर्स द्वारा मारी जाएगी, और नॉर्मली उसे उससे कोई भी फर्क तो नहीं पड़ता कि मरने के नाम से उसे फिर से अपने मास्टर की दट याद आ जाती है। और वो इस बात से अपनी सोच को बदल लेता है और फैसला कर लेता है कि वो रूबिया को मरने नहीं देगा। और उठता उसकी तरफ बढ़ता वो उसे उठा लेता है। कि रूबिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो चिल्लाती स्केल्टन को रुकने को कह रही थी, हे तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे अभी उतारो, मैंने ही तुम्हें जिंदा किया है। कि रूबिया के लिए हैरानी की बात थी कि नो नेम उसे बोलता बताता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर इसे नहीं बचा पाता तो आखिर भविष्य में जाकर वो अपनी मास्टर को कैसे बचा पाएगा। कि चलते हुए ऐसे नोटिफिकेशन आता है कि एस क्लास का सिनेरियो राय रूबिया शुरू हो रहा था। कि साथ ही उसके सामने राय रूबिया की प्रोफाइल भी खुल जाती है, जहाँ पर यह भी लिखा था कि जिस स्केल्टन को उसने उठाया था वो थोड़ा सा उसके लिए स्पेशल था। और यहाँ स्केल्टन कुछ घोड़ों की चलती आवाज को सुन पाता है और फटाफट वो लोग एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि कुछ गार्ड्स लोग घोड़े पर बैठकर वहां से जा रहे थे, जो कि शायद रूबिया का ही पीछा कर रहे थे। और नॉनेम के हिसाब से ये लोग प्रोफेशनल मर्कनरीज थे जो औरतों को पकड़कर उन्हें स्लेव्स बना देते थे। पर यह बात कंफ्यूजिंग थी कि वो आखिर रूबिया के पीछे क्यों पड़े थे। कि जल्दी वो लोग भी वहां से चले जाते हैं और रूबिया भी चैन की सांस लेती है और उसे बताने लगती है कि वो एक लॉर्ड की बेटी है। कि उससे पहले ही एक तीर सीधा आकर उसे लग जाता है और उसे बहुत घायल कर देता है। और हम देख पाते हैं कि वो मर्कनरीज सिर्फ वहां से जाने का दिखावा कर रहे थे, और वो एक्स वाला मोटा सांड भी आकर रूबिया को बताता है कि वो उसका सर लेने आया था। पर उससे पहले क्योंकि वो था एक अश्लील हरामजादा, वो उसका सर ले जाने से पहले अपने मजे पूरे करने की सोचता है। कि उसके पीछे से एक पत्थर को उठा नो नेम सीधा उसके सर में दे मारता है, और रूबिया की तरफ हाथ बढ़ाता वो बताता है कि वो उसे बचा कर रहेगा। कि उससे पहले एक हथौड़े का हमला आकर सीधा नो नेम का सर फिर से तोड़ डालता है, जिससे बड़ी किस्मत वो फिर से मारा जाता है। पर हैरानी की बात थी उसकी जाग फिर से वहीं पर खुलती है जहाँ
पर रूबिया ने उसे स्केल्टन के तौर पर जिंदगी दी थी और साथ ही वो अपने सामने एक मैसेज देखता है जहाँ पर उसे एक मेमोरियल के तौर पर 2 दिए गए बोनसेस में से एक को चूज करना था, जिसमें वो उस हैमर के हेड को याद करता ब्लंट रेजिस्टेंस बोनस को चूज करता है। और अब उसे इतना पता था कि उन मर्कनरी से छुपना बिल्कुल ही बेकार होगा। अगर उनके पास एक लौता ऑप्शन जो है वो था उन्हें मारना, और वो अकेली रूबिया को उस पत्थर के पीछे छुपने को कहता है। जब वो उसका कारण पूछती है तो वो बताता है कि इंसानी मर्कनरीज जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, जबकि रूबिया को समझ नहीं आता कि नो नेम को यह क्यों पता था कि वो बस उसे चुपचाप बताता है। ये बात की है कि मैंने क्यों और कैसे जानता हूँ, मुझे बस जल्दी से अपनी कलाई पर 15 खड्डा कर दे दो, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हें बचाऊंगा। और रूबिया भी वैसा कर उसे डैगर दे छुप जाती है और यहाँ मर्कनरीज आकर उस एरिया की तलाश करने लगते हैं कि वो बो वाला बंदा नहीं जानता था कि नो ने उसके पीछे ही अच्छे से छुप रखा था, और वो मौके का फायदा देखते ही चुपके से उसके पीछे से उसे मार डालता है। और उस मर्कनरी को मारने के बाद नो नेम के लेवल्स भी बढ़ जाते हैं कि उससे पहले वही पास्ट लाइफ की तरह वो हथौड़े वाला मर्कनरी आकर पीछे से उसके सर पे हथौड़ा दे मारता है। पर इस बार ब्लंट रेजिस्टेंस की वजह से नो नेम को डैमेज तो काफी हुआ था, पर वो कुछ कर बच गया था कि वह हरामी मर्कनरी ना रुकता पिछली बार की तरह फिर से उसे मार देता है। यहाँ मरने के बाद नो ने उस क्रॉसबोमैन को मारने के बाद जो भी पॉइंट्स मिले थे सारे पॉइंट्स अपनी एजिलिटी में डाल देता है। और तीसरी जिंदगी में वो ग्रेट हैमर वाले को तो मार पाया, पर इस बार वो गलती से क्रॉसबो वाले से मर गया। और चौथी जिंदगी तक पहुंचकर उसका लेवल और एक्सपीरियंस बढ़ चुका था, और सबसे ज्यादा तो उसकी एजिलिटी, जैसे अब उस क्रॉसबो वाले को मारने के बाद वो हथौड़े वाले को भी अच्छी टक्कर दे पा रहा था। जब घबराता थोड़ा कहता है आखिर एक कमजोर सा स्केल्टन ऐसा कैसा कर सकता है, और वो फिर से नो नेम के हमलों से बचकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर इस पर नो ने भी उसके हमलों को अच्छे से डोज कर उस हथौड़े वाले को इस टर्न में आसानी से मार देता है। और फाइनली वो अपनी जिंदगी में फिर से 3 बार मरने के बाद वो किसी की रक्षा करने में कामयाब हो पाया था। और फिर रूबिया और वो वहाँ से आगे बढ़ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ चलता हुआ नो नेम अपने मन में सोच रहा था अभी तक की हर एक चीज से समझा जाए तो मेरे मरने पर मैं फिर से वापस टाइम में चला जाता हूँ, तब के टाइम पर जब मैं पहली बार समान हुआ था। चाहे मेरा लेवल 1 से स्टार्ट हो, पर मेरे बढ़ाए गए स्टैट्स मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ आते हैं, और साथ ही एक मेमोरियल बोनस भी। अगर मरने से पहले मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया तो मुझे एक नई एबिलिटी मिल जाएगी। पर चिंता मुझे इस बात की है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार मरकर जिंदा हो सकता हूँ। अगर इसकी लिमिट हुई तो और मैं फालतू में मरता चला गया तो ये मुसीबत हो जाएगी। और वो इन गहरी बातों में डूबा ही हुआ था कि रूबिया से आवाज लगाती वापस जगाती है और उससे पूछती है कि क्या कहानी जो उसने सुनाई है वो उसने सुनी भी है या फिर नहीं। जिस बात पर ना करता नो ने रूबिया को फिर से अपने शब्द रिपीट करने को कहता है। और फिर रूबिया भी उसे बताने लगती है कि उसके पिता 5 टर्म के लॉर्ड थे जिन्हें लॉर्ड राय के नाम से जाना जाता था, और रूबिया की माँ उसे जन्म देने के टाइम पर ही गुजर गई थी। पर उसके पिता ने उसका एकदम अच्छे से ध्यान रखा था कि तभी कुछ ही हफ्तों पहले थ्रोन पर क्राउन प्रिंस प्रकट हुआ, और साथ ही अब नया राजा था वारमोंगर, जिसने मिलिट्री ट्रेनिंग को पहले से काफी हद तक बढ़ा दिया। और उस नए राजा ने अग्रेसिव पर्सनैलिटी वालों को नोबिलिटी देना भी शुरू कर दी, और उनके बीच में जो छोटे मॉडरेट लॉर्ड्स होते थे उन्हें भी बदला दिया गया, जिस बदलाव के बीच में रूबिया के फादर भी शामिल थे। और एक दिन जब रूबिया ने उनके पास जाकर देखा तो उसने पाया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, और अब वही नए लॉर्ड्स और नए राजा के कंट्रोल के अंदर के लोग रूबिया को भी पकड़ने के लिए ढूंढ रहे थे। और ये बातें सुनते हुए नो नेम को भी याद था कि वो राजा जल्दी जंग को शुरू कर देगा, एक बहुत ही बड़ी इन्वेशन, एक ऐसी खतरनाक भयानक जंग जिसका काम होगा सभी लैंड्स को एक राज के अंदर लेकर आना। और वो एक ऐसी जंग थी जो 9 सालों तक लगातार चलती आई थी, और उसी भयानक वॉर के बाद उन 16 डेविल्स का पुनर्जन्म हुआ था। और इतनी सारी दुर्घटनाओं के बीच में ये रूबिया बेचारी वैसे ही फंस चुकी थी, और उसकी कठिनाइयों को समझता नो नेम उसे दिलासा देता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि उसके पास वार को रोकने की ताकत तो नहीं थी, पर फिलहाल के लिए कम से कम वो इस लड़की को तो बचा कर रखेगा। और इसलिए साथ ही साथ उसे पहले से ताकतवर बनना पड़ेगा कि नो नेम रूबिया के अंदर ही अपनी मिस्ट्रेस को भी देख पा रहा था, क्योंकि आज जाकर वो दोनों ही आपस में काफी सिमिलर थे। और फिर वो दोनों बातें करते करते अपनी करीबी विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं, और फाइनली उस केव से बाहर निकलकर वो एक बर्फीली पहाड़ी पर आ जाते हैं, जिसे देखकर रूबिया तो काफी खुश थी, पर हमारा स्केल्टन नो नेम तो बेशक इमोशनलेस। जो देख रूबिया उस पर स्नो मारती उसे खुश होने को कहती है, और फिर वो दोनों साथ में पहाड़ी पे चढ़ने लगते हैं। और चढ़ाई करते हुए रूबिया बता रही थी कि जिस जगह पर वो जाने वाले हैं उसका नाम यूबलाम है, और इस माउंटेन को पार कर वहाँ तक पहुँचने का सबसे तेज रास्ता है, और वहाँ जाकर वो सबसे पहला काम कर सकते हैं नो नेम के लिए कुछ आर्मर लेना, क्योंकि सिटी वालों ने अगर उन्हें देख लिया तो उन्हें लगेगा कि उन पर मॉन्स्टर्स का हमला हो गया है। कि एक मोमेंट पर स्नो की वजह से रूबिया का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने ही वाली थी कि मौके पर नो नेम उसका हाथ पकड़ उसे बचा लेता है, और वो फिर से उसका एक बार शुक्रगुजार करती है कि नो नेम अपने वादे को पूरा करता हमेशा उसे बचाता था। और फिर बातें करते रास्ते पे एक दूसरे का साथ देते देते वो फाइनली उस माउंटेन
को क्रॉस कर लेती है और यूबलम सिटी के बाहर ही पहुंच जाते हैं। और सिटी के एंट्रेंस के पास आती रूबिया नॉनेम को वहीं पर वेट करने को कहती है, क्योंकि अब ये उसकी बारी थी नॉनेम की रक्षा करने की और उसके लिए कुछ आर्मर लेकर आने की, ताकि वो भी सिटी के अंदर एंटर कर पाए। और नॉनेम को उसकी चिंता तो हो रही थी, पर रूबिया बताती है कि जैसे वो उसकी मदद करता है वो भी जाकर अब उसकी ये छोटी सी मदद करेगी और उसे उसका वहीं पर इंतजार करने को कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और क्योंकि रूबिया ने उसे वेट करने के लिए कहा था, नॉनेम भी बिल्कुल वैसा ही करता है। 1 घंटा, 2 घंटा, फिर पूरा 1 दिन, दूसरा दिन और उसके आगे का दिन, पर रूबिया वहाँ पर नहीं आती, जबकि उसने कहा था कि वो जल्द ही लौटेगी। और अब हार मानकर नॉनेम अंदर जाने का डिसाइड करता है कि वहाँ रास्ते में ही वो पाता है रूबिया की डेड बॉडी को, यानी वो एक बार फिर उसे नहीं बचा पाया था, बिल्कुल अपने मास्टर की तरह। और दूर से ही आते वो कुछ 2 बंदों को देखता है जो कि शायद रूबिया की बॉडी के पीछे ही आ रहे थे और बातें कर रहे थे कि जैसे उसको जैसे लड़के हमारे एरिया में काफी कमाते हैं कि उससे पहले हम उन्हें पकड़ कर बेच देते हैं। छोड़ यार, जो भी हो, उस दूसरे बंदे ने इसके कहाँ पर छोड़ा है, हम उसे ढूंढते ढूंढते इतनी दूर आए हैं, आखिर उसने कितनी दूर फेंका है उसे। और हमें पता चलता है कि शायद उन दोनों बंदा को लीडर नहीं रूबिया को मारकर फेंक दिया था। और यहाँ ये दूसरा बंदा रूबिया की डेड बॉडी के साथ कुछ करने आया था कि वो फाइनली रूबिया की बॉडी को ढूंढकर ठरकियों जैसे हंसने लगता है। और हम समझ जाते हैं कि उसका क्या करने का इरादा था कि उससे पहले वो ज्यादा आगे बढ़ता, नॉनेम उसके पीछे से छुप छुपा आता है और उस बंदे पर हमला कर देता है और उसे ज्यादा जोर से ना चिल्लाने का धमका कर उसकी बातों का चुपचाप जवाब देने को कहता है। और उससे पूछता है कि इस लड़की को यहाँ पर किसने छोड़ा था, जिस पर वो बंदा एक इन के ओनर का नाम लेता है। और नॉनेम का अगला सवाल था कि आखिर रूबिया की हालात ऐसी किसने की थी, जिस पर वो गार्ड्स के लीडर्स का नाम लेता है जिसके ऑर्डर्स को वो लोग फॉलो कर रहे थे। और नॉनेम से थोड़ा दूर होकर वो गुंडा देख पाता है कि वो इस वक्त एक स्केलेटन से बातें कर रहा था और यहीं पर वो भी मारा जाता है कि रूबिया की बॉडी के आगे खड़ा नॉनेम उसका बदला लेने का डिसाइड करता है और सबसे पहले वो इनके ओनर की तरफ जाने का सोचता है। और रात के टाइम पर वो चुप छुपा उस इन ओनर का दरवाजा खटखटाता है और उसके दरवाजा खोलते ही वो उसे धकेल कर दूर फेंकता है कि वो इन ओनर तो ऐसे ही डर कर बोलने लगता है, रुको, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया सब कुछ, मैंने तुम्हें पहले ही उन 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी तो बता दिया है जो रीस के लॉर्ड की लड़की के पीछे पड़े थे। मैं इस चीज के बाद कुछ भी नहीं जानता और ना ही मैंने उन गार्ड्स को कुछ किया है। जिन बातों को नॉनेम नहीं समझता कि आखिर वो बंदा बिना वजह उसे ये बताने क्यों लग गया था, जिससे वो बंदा भी रियलाइज करता है कि नॉनेम कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं था कि उसे डरा था। नॉनेम उससे पूछता है, मैं जो जवाब पूछूंगा मुझे सिर्फ उसी का जवाब चाहिए। 3 दिन पहले पिछले लॉर्ड की लड़की यहाँ पर आई थी, फिर उससे कुछ गार्ड्स यहाँ से ले गए थे कि उसी के कुछ टाइम बाद वो मर गए थे। आखिर इसकी वजह क्या है कि वो इन ऑनर उसे कुछ ना बताए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसे भागने से रोकने के लिए नॉनेम अपनी तलवार को उसके पैर में घुसा देता है। फिर उसके करीब से अपनी स्केलेटन पहचान दिखाता पूछता है, उससे पहले मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूं, मुझे बताओ उसके मरने का कारण क्या था, जबकि वो इस टाउन में सिर्फ एक आर्मर खरीदने आई थी। जिस पर वो इन ऑनर बताता है कि वो यहाँ पर आर्मर को लेकर आई तो थी कि उसने तो बस चुपचाप उसे गार्ड्स को सौंप दिया था, पर उसे नहीं पता था कि वो उसे मार देंगे। उन गार्ड्स का लीडर कुछ लड़कियों को इकट्ठा कर रहा था नेक्रॉन सोसाइटी में ले जाने के लिए, ताकि वो उन्हें स्लेव्स के तौर पर इस्तेमाल कर पाए। कि उस नेक्रॉन सोसाइटी का नाम लेने के बाद ही उस इन ऑनर के गले में कोई कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उसी के गले को बांधकर उसे मार देता है। और नॉनेम समझ जाता है कि वो कर्स ने उसे इसलिए मारा क्योंकि उस बंदर ने नेक्रॉन सोसाइटी का नाम लिया था और एक तरफ वो पहले यूबलम के गार्ड्स और अब यहाँ पर एक नई नेक्रॉन सोसाइटी आ गई थी जो दोनों ही रूबिया के पीछे पड़ रखे थे। और क्योंकि नॉनेम के वो इतने दुश्मन बन गए थे उसे जल्दी कुछ कर ताकतवर होना पड़ेगा कि पास ही उसे वो आर्मर पड़ा दिखता है जिसे प्रोबेबली रूबिया उसके लिए खरीद कर आई थी कि फिर यहीं से वो गार्ड्स उसे उठाकर ले गए थे। और नॉनेम भी उस आर्मर को पहनकर वहां से जाने लगता है, पहले से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनने की आस में। और फिर कुछ टाइम बाद हम उसे एक स्केलेटन डंजन में देखते हैं जहाँ के मॉन्स्टर से लड़कर वो अपना लेवल अप कर रहा था। और ये डंजन था तो छोटा पर इस लेवल के नॉनेम के लिए ये ठीक ठाक था कि तभी उसे अपनी तरफ बढ़ता एक स्केलेटन मॉन्स्टर दिखाई देता है। जो सिचुएशन काफी अजीब थी क्योंकि नॉनेम खुद भी एक स्केलेटन ही था जो खुद पहले बोल नहीं सकता था। और अपने मास्क को उतारता वो स्केलेटन को अपनी पहचान बताता कहता है, देखो यार मैं भी एक स्केलेटन ही हूँ और मैं अपनी जाति के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो यहीं पर हम अपने अपने रास्ते नाप लेते हैं कि वो वहाँ से जाने ही लगता है कि उसे नोटिफिकेशन आता है इस डंजन के बॉस के प्रकट होने का। और वहाँ पर हम एक बहुत बड़े स्केलेटन मॉन्स्टर को देख भी पाते हैं जिसकी ताकत बाकी स्केलेटन से काफी ज्यादा थी। और वो बॉस आकर अपनी ही जाति के स्केलेटन को भी मारने लगता है कि अब कई और स्केलेटन भी आकर नॉनेम के पीछे पड़ जाते हैं। और क्योंकि अब उस पर हमला हो ही गया था तो यहाँ पर पीछे हटने का कुछ सेंस नहीं बनता था और वो भी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और छोटे स्केलेटन्स को तो वो काफी आसानी से हरा देता है, पर उस बॉस स्केलेटन के हमले काफी खतरनाक थे जिनसे अगर नॉनेम डैमेज होता तो उसका काम कुछ हिट्स में खलास हो सकता था। क्योंकि ये बॉस डार्क सोल्स के बॉस से कम थोड़ी ना है कि नॉनेम उस बॉस के हमलों से बचता उसकी तरफ भागता है और उसके पीछे से उसकी ब्लाइंड स्पॉट में आकर वो उस पर वार करने ही वाला था कि वो बॉस मॉन्स्टर अपने हथियार को घुमाकर नॉनेम को बहुत दूर फेंक देता
है और उस पर लास्ट बार कर उसे वो मारने ही वाला था कि नॉनेम बाल बाल बचकर उसके सर के ऊपर चढ़ जाता है और उसे बताता है, माफ करना पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि खुद से एक स्केलेटन होने के नाते मैं अपनी जाति की वीक पॉइंट अच्छे से जानता हूं। और तभी अपनी तलवार से वो उसके सर की बोन को तोड़ देता है और उस बॉस को मारकर उसके लेवल्स लगातार 5 बार बढ़ जाते हैं कि तभी उसके सामने एक विश भी प्रकट होता है जहाँ पर उसे 10,000 बार अपनी तलवार को स्विंग करना था, जिसका रिवॉर्ड उसे लेवल 1 की स्पोर्ट्समैनशिप मिल जाएगी, यानी तलवारबाजी की स्किल जो पाने के लिए वो पीछे थोड़ी न हटने वाला था। और क्योंकि अब उसने इस डांजन के बॉस को भी मार दिया था तो ये जगह इस क्वेस्ट को करने के लिए सबसे बेस्ट थी कि उसे नहीं पता था केव के बाहर से कुछ इंसान उसी डांजन की तरफ बढ़ रहे थे। एक अमीर मोटा बंदा और उसे अपने ठरक में फंसाती एक लड़की और उनके साथ ही एक येलो बालों वाली लड़की जिसका नाम रेना था। और अंदर ट्रेनिंग कर रहे नो नेम को भी कुछ इंट्रूडर्स का अंदर आने का नोटिफिकेशन दिख जाता है और यहाँ एक तरफ वो बंदा उन दोनों लेडीज को अंदर लाता शो ऑफ करता बता रहा था, इस डांजन में काफी स्केलेटन्स भर रखे हैं तो ये जगह तुम लेडीज के लिए थोड़ी खतरनाक है, पर मेरे सामने ये डांजन कुछ भी नहीं है। और वो लाल बालों वाली लड़की उससे डरने का दिखावा कर रही थी, जिससे पिघल कर वो बंदा भी शो ऑफ करने के लिए उससे अपने ढेरों पोर्शंस दिखाकर बताने लगता है, देखो लेडीज, अगर तुम्हें बाय चांस चोट लग जाती है तो अपने साथ ये ढेरों पोर्शंस लाया। और उस रेड हेयर लड़की की नजर तो उन महंगे पोर्शंस पर थी और साथ ही उस बंदों की पैसों पर कि उस बंदे के भी उस लेडी के पोर्शंस पर। सोसाइटी और रेना दूर से देख ही पाती है कि ये औरत और आदमी दोनों ही अपने अपने मतलब एक दूसरे से निकाल रहे थे और वो इतना भी समझती थी कि ये लाल बालों वाली लड़की सिर्फ उसके साथ आई थी उसकी दौलत की वजह से, और वो भी उस आदमी को थोड़ा चेयर करने का डिसाइड करती है। और जब बाद में वो मॉन्स्टर से लड़ा होगा रेना उसे मार देगी कि जब वो डरने का दिखावा करती है वो लाल बालों वाली लड़की बताती है, मिस रेना पर आप तो एडवेंचरर थी ना, यानी आपको तो इस वक्त हमें लीड कर रहा होना चाहिए। और हम देख ही पाते हैं कि वो दोनों आपस में कितना चिढ़ रही थी कि उस बीच में फंसे बंदे के अपने ही ख्याल चल रहे थे कि शायद वो दोनों लड़कियां उसके लिए लड़ाई थी। अगर इस डांजन में मैंने अपनी कूल साइड दिखाई तो ये दोनों साथ में ही मेरी हो जाएंगी। पर डांजन में काफी टाइम से आगे बढ़कर भी उन्हें वहाँ पर कोई भी स्केलेटन दिखाई नहीं देता, जो बात काफी अजीब थी कि तभी चलते हुए एक जगह आकर वो अपने सामने उस बॉस मॉन्स्टर के कंकाल को पाते हैं, यानी वहाँ पर कोई मौजूद था जिसने पहले से उस बॉस को मार दिया था। और क्योंकि अब रेना की वो चाल काम नहीं की थी इसलिए वो उसके पीछे से उसे मारने का सोच ही लेती है कि तभी उस डांजन के अंदर से आर्मर डाला नॉनेम भी बाहर आता है, जिसे देखकर उन सभी को अजीब लग रहा था क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी कोई आर्मर डाला स्केलेटन नहीं देखा था। कि नॉनेम उन्हें बोलता बताता है, मैंने इस डांजन पर पहले से ही कब्जा कर लिया है तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर उस बंदे को भी लगता है कि नॉनेम की बात करने के ढंग से प्रोबेबली वो कोई बड़ी फैमिली का बंदा होगा, इसलिए वो बाकी लेडीज को भी एडवाइस देता है कि उनका यहाँ से जाना ही बेटर होगा। बट रेना नॉनेम पर चिल्लाकर बताने लगती है कि उनके नाइट सन ने ये डांजन उनके लिए रिजर्व किया था और अगर उसे इज्जत से बात करनी है तो सबसे पहले उसे अपना आर्मर उतारना होगा और साथ ही अपनी सभी आइटम्स को उन्हें देना होगा, वरना उसका सर नाइट उन्हें नहीं छोड़ेगा। और अब भोला सा चेहरा बनाकर वो उस बंदे को लड़ने के लिए फंसा रही थी ताकि लड़ते लड़ते जब वो कमजोर हो जाएगा वो भी उसे मौका देकर मार देगी। और उसकी बातें सुनता नॉनेम भी उन्हें अपना चेहरा दिखाने से मान जाता है कि फिर वो सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने टाइम से उनके साथ बस एक स्केलेटन बात कर रहा था और ये बात उन्हें वेट तो लगती है कि वो स्केलेटन बोल सकता था, जो कि अभी भी उन्हें यहाँ से जाने की एडवाइस दे रहा था। पर उन लड़कियों का सर नाइट तो अब कॉन्फिडेंट हो गया था कि वो एक छोटे मोटे स्केलेटन को तो हरा ही सकता है क्योंकि उसके पास महंगी महंगी आइटम्स जो थी और वो नॉनेम पर वार तो कर देता है कि उससे पहले ही उसे पता नहीं चलता कि उसके दोनों हाथ हवा में कहाँ कटकर गायब हो गए थे। और न जाने क्यों यहाँ दूर ही खड़ी रेना ये नजारा देखकर बहुत ही खुश थी कि यहाँ वो बंदा तड़पता चिल्ला रहा था। और ये भयानक नजारा देख वो लाल बालों वाली लड़की भी सभी के बारे में भूल बस फटाफट भागने लगती है। पर नॉनेम का तो कोई भी इरादा नहीं था उसका पीछा करने का कि रेना अपनी तलवार से निशाना लगाकर उस लड़की को वहीं पर मार देती है, जो बात नॉनेम को भी काफी अजीब लगती है। लड़के, मान सकता हूँ कि तुम्हारा निशाना चूक गया पर इतना गंदा निशाना किसी का नहीं होता। कि तभी रेना वहाँ पर अपने हाथ खड़ी करती उसे उसकी जिंदगी बख्शने को कहती है और फिर उसे बताती है कि वो टीटी गाइड से रहना है और ये एक ऐसा गाइड था जो असैसिनेशन, चोरियां वगैरह और इन्फॉर्मेशन डील का काम करता था और उसने इस लाल बाल वाली लड़की को खुद मारा था ताकि अंदर जो भी हुआ ये इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। जो सो 9 गेम में उसे ये पता जाने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जान को बख्शता हूं और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। बट रेना उसे रुकने के लिए कहकर बताती है कि वो उसके काम आ सकती है, जिससे 9 गेम को याद आता है कि उनके गाइड के लोग इन्फॉर्मेशन भी बेचते थे। एंड फिर वो रेना से नेक्रोन सोसाइटी के बारे में पूछता है, जिस पर रेना का मानना था कि वो काफी हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में उसे थोड़ा बहुत पता था, पर वो इन्फॉर्मेशन वो उसे सिर्फ एक कंडीशन के अंदर ही बताएगी। जो सो नॉनेम उसके गले पर तलवार रखता उसे याद करवाता है कि उसने उसकी जिंदगी को बख्श दिया है। तो रेना की इससे बड़ी कंडीशन आखिर क्या हो सकती है, जिस पे रेना उसे याद करवाती है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो नॉनेम खुद जाकर गाइड से नहीं खरीद सकता। यानी ये छोटा सा धमकावा था कि अगर उसने उसे मार दिया तो उसे इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलेगी। और अपनी तलवार को अंदर कर नॉनेम मुझसे उसकी कंडीशन पूछता है, जिस पर रेना बताती है कि वो उसकी साथी बनना चाहती थी। एक नया क्वेस्ट पॉपअप हो जाता है जो कि रेना की स्टोरी के बारे में था और उसका ये कहते ही नॉनेम के सामने और उस सिनेरियो के अंदर रेना के बारे में काफी जानकारी दे रखी थी और ये सारा सिनेरियो का सिस्टम अभी भी काफी अजीब था। पर एक चीज पक्की थी कि नॉनेम के लिए वो
इन्फॉर्मेशन काफी जरूरी थी कि तभी रेना उसे आवाज लगाती होशों में लाती है और बताती है कि उसके साथी बनने के बाद वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग में भी मदद कर सकती है। कि तभी नॉनेम उसका गला पकड़ उसे उठा लेता है और उसे बताता है बाकी बातें छोड़ो, पर मैं उस लड़की पर भरोसा कैसे करूं जो अपने इंसानी साथियों को पीठ पीछे मारती हो, और तुम्हें साथी बनाने के बाद क्या पता तुम मेरी कुत्ते कब झटका दो। किस बात पर इनकार करती रेना बताती है कि वह इंसान होने के बावजूद भी उस स्केलेटन जैसी ज्यादा थी। जो दोनों से नीचे फेंक कर नॉनेम उस बात का मतलब पूछता है और फिर वह बताती है ये इंसानी लोग मुझे इंसानों की तरह ट्रीट कहाँ करते हैं। जिस चीज में ये इंटरेस्टेड है सिर्फ मेरी बॉडी है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता मैं अंदर से क्या हूँ। तो क्या आप अब भी इन्हें मेरे साथी कहेंगे, जबकि आपके साथ भी तो ऐसा ही सीन है। आपको देखकर वो बस एक मॉन्स्टर समझते हैं जिसका सर वो बिना मतलब बस तोड़ना चाहते हैं। कि फिर वह नॉनेम को उस नेक्रोन सोसाइटी के बारे में भी बताती है कि एक ऐसी छुपी हुई सोसाइटी थी जो ड्रग मैन्युफैक्चर करती थी, इंसानों को गुलाम बनाकर बेचना और हर एक ऐसे गुनाह जिससे पैसा बनाया जा सकता था। और वो सोसाइटी काफी सारे लोड से मदद ले रही है जिनका हाथ एम्पायर को चलाने में भी है, और यही कारण है कि वो नेक्रोन सोसाइटी काफी ताकतवर भी है और ना ही कोई उनके हेडक्वार्टर्स की लोकेशन जानता है। और रेना भी बस इतना ही जानती थी क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ गाइल्ड के हाई रैंक लोगों को ही बताई गई थी। इसलिए वो नॉनेम के सामने एक प्रपोजल रखती है कि उसे भी इंसानों के शिकार उसी तरह करना चाहिए जैसे वो इंसान मॉन्स्टर्स का करते हैं। और यहाँ पर वो उन लोगों को लेकर आएगी जिन्हें गिल्ड के द्वारा उसे मारने का ऑर्डर मिला होगा, और यहाँ लाकर नॉनेम उन्हें मार सकता है जिससे गिल्ड में उसकी रैंक भी जल्दी बढ़ेगी और वो भी नॉनेम को जल्दी इन्फॉर्मेशन लाकर दे पाएगी। जो डील इतनी बुरी नहीं थी, पर नॉनेम उससे आखिरी सवाल ये पूछता है कि क्या वो नॉनेम के इंसानों को मारने के बीच में तो नहीं आएगी, जिस पर वो साफ साफ मुस्कुराती बताती है इस बात की चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आखिरकार मुझे इंसानों से नफरत है। और नॉनेम भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। और कुछ टाइम बाद हम देख भी पाते हैं कि रेना कुछ इंसानों को वहाँ पर लेकर आई थी जिसे नॉनेम और रेना मिलकर मारने लगते हैं। और एक आर्चर दूर से नॉनेम पर निशाना लगाने वाला था और पीछे से रेना आकर उसे मार देती है। और ये देखकर उन्हें इंसानों में से एक रेना को एक जोर की लात मारकर गिरा देता है और गुस्से में वो उसे मारने ही वाला था कि उससे पहले नॉनेम पीछे से आ उल्टा उसी का काम तमाम कर देता है। और फिर वो अपने सिस्टम को चेक करता नोटिस करता है कि उससे महीना हो गया था ये काम करते वक्त, पर अब उसकी लेवल अप होने की स्पीड काफी स्लो हो गई थी, यानी उन्हें जल्दी कोई और डांसिंग की तरफ बढ़ना होगा। कि तभी रेना वहाँ पर आती है उन इंसानों को मारकर मिले हुए सामान को लाकर, जो कि काफी सारी अलग अलग आइटम्स थी। और उसे लगा था कि नॉनेम उसे भाषण देने वाला था, फिर से इंसानी लोगों का इतना बुरा ना सोचने का कि वो उसे बताने लगती है चलिए मानते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, पर हमें याद रखना चाहिए कि हम इनोसेंट लोगों को नहीं मार रहे, और बल्कि ये हरामी हमसे भी बड़े क्रिमिनल्स हैं। ये चोरी डकैती सब करते हैं और ऊपर से औरतों के साथ भी नाइंसाफी, और इन हरामियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। कि तभी नॉनेम का ध्यान उन आइटम्स में से कोई बुक्स पर जाता है, जिनमें से जब वो एक बुक को उठाकर पढ़ने लगता है जो कि एक मेज बनने के बारे में थी और उसे लिखा केविन एस्टन ने था। कि ये सब पढ़कर उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका विजडम एक गुना बढ़ गया था, जो देखकर वो बाकी बुक्स की भी तलाशी करने लगता है कि शायद उनसे भी उसका विजडम बढ़ जाए। बट उन सभी की सभी बुक्स में से उसका विजडम बढ़ाने का काम सिर्फ 2 ही बुक्स करती है, और उन दोनों बुक्स में सिर्फ एक ही कॉमन बात थी कि उन दोनों का ही ऑथर केविन एस्टन था, जिन्हें पढ़ने के बाद उसका विजडम बढ़ा था। कि नॉनेम को किताबें पढ़ता देखकर रेना बार बार उसके आसपास भटक रही थी और उसके साथ साथ ही चिपक रही थी कि जैसे उन्हें इंसानों से बिल्कुल उल्टा वो नॉनेम स्केलेटन पर पूरा यकीन कर सकती थी। कि तभी वो रेना से उसके आसपास कोई हॉट डांसन का पता पूछता है, जिस पर वो बताने लगती है कि एक हफ्ते के ट्रैवल के आसपास उनके करीब कुछ 4 डांसन थे। E क्लास का डांसन अंडरग्राउंड सिमेट्री, और D क्लास का स्पाइडर की रून्स, और C क्लास के 2 हॉट डांसन जिनके और पैदल सफर करने में उन्हें एक हफ्ता लगेगा। और क्योंकि इस वक्त वो एक F क्लास डांसन में थे, तो एक E क्लास डांसन की तरफ जाना सबसे बेस्ट स्टेप था। नॉनेम उसे विलेज के बारे में कुछ और बताने ही वाला था कि वो देखता है रेना उसकी गोद पे सर रख सो चुकी थी, और वह समझता भी था क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को डांसन में लाया था और उनका सामना तक भी किया था, इसलिए वो इस चक्कर में थक गई होगी। और वो उसे रेस्ट करने देने का फैसला कर खुद अपनी स्वॉर्डमैनशिप बढ़ाने की ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है। पर उससे पहले ही उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है, वो थका थका महसूस करने लगता है और उसकी आंखें थकान से अपने आप ही बंद होने लगती हैं। कि एकदम सोकर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया था कि उसने 182 डेज इस डांसन में बिता लिए थे। इसकी वजह से डांसन की एफिनिटी अब 20% से ज्यादा थी और ये डांसन अब उसे निकलने की कोशिश करने वाला था। कि तभी जब नॉनेम की आंखें खुलती है, वो वहाँ पर रेना के बजाय अपने मास्टर साकुबस को पाता है, जिसकी गोद में वो लेटा हुआ था। और वो नॉनेम को बताती है कि वो काफी टाइम से कोई एक सपना देख रहा था, और नॉनेम पाता है कि उसका आर्मर तक भी गायब हो चुका था। कि उस घबराए नॉनेम को मिस साकुबस गले लगा शांत करती है और बताती है कि ये सब बस नॉनेम का एक नाइटमेयर था। और फिर वह नॉनेम को अपने साथ डांजन के और अंदर ले जाने लगती है। कि अब नॉनेम को भी लगने लगा था
तो यह सब बस एक डरावना सपना था, पर मैं खुश हूँ कि मिसेस साकुबस अभी तक ठीक है। और एक तरफ वो अपने इन ख्यालों में डूबा हुआ था कि गुफा में एक तरफ रेना की जाग भी खुल जाती है और उठकर वो पाती है कि नो नेम उसके आसपास कहीं भी मौजूद नहीं था। और यहाँ अपने सपनों की दुनिया में नो नेम मिस्टर साकुबस की गोद में लेटा सोच रहा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सब बस एक सपना था, जबकि वो इतना ज्यादा सच्चा महसूस हो रहा था। पर वह फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मिस्टर साकुबस अभी तक जिंदा है। और फिर वो नो नेम से उसके सपनों के बारे में बातें करने लगती है और फिर उससे वो रेना के बारे में पूछती है जो अभी अभी उसकी पार्टनर बनी थी। और यहाँ हम रेना को देखते हैं जो कि दांजन से बाहर आई थी ये देखने के लिए कहीं नो नेम बाहर तो नहीं था, पर उसे वो वहाँ पर भी नहीं मिलता। पर जंगल में पास ही उसे बहुत सा शोर सुनाई देता है, जहाँ जाकर चुपके से जब वो देखती है वो बहुत से सोल्जर्स को तैयार पाती है जो कि इस दांजन के अंदर रेड करने की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि असल में ये एक कमजोर दांजन था जहाँ पर एडवेंचर्स एक तरह से ट्रेनिंग के तौर पर आते थे। पर इन पिछले 6 महीनों के अंदर बहुत से एडवेंचर्स और सिविलियंस आकर मर गए थे, जो कि प्रोबेबली नो नेम और रेना का काम था। और इसी की जानकारी करने के लिए वो सोल्जर्स यहाँ पर रेड मारने आए थे। और इस खतरे का अंदाजा रेना को भी लग जाता है और वो वापस दांजन के अंदर आ जाती है ताकि वो फटाफट नो नेम को ढूंढ कर उसे सावधान कर पाए कि वहाँ उसके ख्यालों में मिस्टर साकुबस उससे बातें कर रही थी। और वह नो नेम से पूछती है कि क्या वो रेना को भी मरने के लिए छोड़ देगा जैसे कि उसने उसे छोड़ दिया था। कि तभी उसे एक इंट्रूडर के दांजन के अंदर आने का मैसेज आता है जो कि प्रोबेबली रेना का था क्योंकि वो दांजन के बाहर से होकर वापस अंदर आई थी। पर यहाँ नो नेम की वो यादें जाग जाती है जब दांजन के अंदर कुछ सोल्जर्स ने आकर उसकी मिस्ट्रेस साकुबस को मार दिया था। और उसे लगता है कि वही नाइट्स उसे फिर से मारने आए हैं और वो उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ बाहर रेना को भी एक जगह पर बैठा नो नेम दिख जाता है और वो उसे आवाज लगाते उसे उठाने की कोशिश करती है, ये बताकर कि बाहर काफी सारी सेना आ रखी है। पर यहाँ नो नेम काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, ये बातें करता कि वो उसकी रक्षा करेगा कि अचानक ही वो रेना को दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है। पर रेना भी इतना समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रखा था, जैसे कि उसे किसी ने पोसेस कर रखा हो। कि जल्दी बाहर के गार्ड्स भी अंदर आ चुके थे और वो भी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। और सोल्जर चिल्लाता अपने सीनियर्स को आवाज लगाता है कि उसने उस मॉन्स्टर को ढूंढ लिया है और साथ ही उस विच को भी जिसने उस मॉन्स्टर को सम्मोन किया था कि वो उन पर तीरों से हमला करना शुरू कर देते हैं। और बेचारी रेना की भी आवाज है नो नेम को वापस होशों में नहीं ला पा रही थी। और यहाँ एक तरफ हेलुसिनेशन के अंदर नो नेम को अपने सामने रूबिया तक भी दिखाई देने लगती है जो उससे पूछती है कि आखिर नो नेम ने उसे क्यों मरने दिया जबकि उसने वादा किया था उसे बचाने का। कि मिस्टर साकुबस उसके पीछे से आकर उसे याद करवाती है कि नो नेम इतने बड़े वादे करने के बावजूद भी उन्हें क्यों नहीं बचा पाया, क्योंकि आज जाकर वो बस एक कमजोर था। और फिर वो दोनों ही उस पर चिल्लाने लगती है, उनके मरने की सारी गलतियां नो नेम पर छिड़क कर। और वो भी अपनी कमजोरी को समझता वीकनेस के एक अलग ही दलदल में फंसने लगता है। और यहाँ उन स्काउट्स में से एक बंदा आकर अपने लीडर को बताता है कि उन्होंने अपने टारगेट्स की लोकेशन को ढूंढ लिया है। और हम उसके मास्टर को भी देख पाते हैं जो शक्ल से कोई आम बंदा तो नहीं लग रहा था एंड प्रोबेबली वो काफी ताकतवर भी था। और यहाँ समुंदर के बबल्स में डूब रहा नो नेम अपने आप से ही कह रहा था, मैं और भी ताकतवर बनना चाहता हूँ कि अगली बार से मैं अपने करीबी लोगों की रक्षा कर पाऊँ। परंतु ये चीज इतनी आसान भी थोड़ी ना थी। और यहाँ बाहर रेना पर लगातार फायरिंग चल रही थी पर वह बचने के लिए एक पत्थर के पीछे छुप रखी थी। और नो नेम तो एक अलग ही नशे में अकेला खड़ा हुआ था। और फिर वो कुछ करने का डिसाइड कर एक रस्सी का सहारा लेती है और फिर एक बॉम्ब को लेकर वो पहले उन गार्ड्स की तरफ फेंक देती है। और उसके फटने के साथ साथ ही वो फटाफट एंट्रेंस से नो नेम को रस्सी से बांधकर भागने लगती है। ये हुई ना बैडेस्ट बात कि फिर वो सोल्जर्स उसे तीर से घायल कर उसका रास्ता रोक लेते हैं। और क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रेना एक विच थी और नो नेम बस उसका एक समोन था, तो वो सबसे पहले उस समोन को मारने का सोचते हैं और उस पर कई सारे तीर चला देते हैं। और हेलुसिनेशन के अंदर वो अपने ख्यालों में डूब रहा था, क्या मैं मर चुका हूँ तो क्या है दूसरी जिंदगी है जहाँ पर मैं रूपी और मिस्टर साकुबस से मिल पाऊंगा। पर अगर मैं मर चुका होता तो मुझे तो फिर से जिंदा हो जाना चाहिए था। तो क्या ये सब कुछ एक इल्यूजन है? नहीं, मुझे कुछ कर इससे जागना होगा और ताकतवर बनना होगा ताकि आने वाले भविष्य में मैं अपने मिस्टर साकुबस को बचा पाऊँ। चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, मैं सभी की रक्षा कर रहूंगा। एंड वो कुछ कर फाइनली इल्यूजन से तो जाग जाता है पर अपने सामने वो घायल हो रखी रेना को पाता है जो उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी देर क्यों सो रहा था। और नो नेम को इतना तो रियलाइज होता है कि इतनी देर से रेना ने उसकी रक्षा की थी कि सामने गार्ड्स भी उन्हें धमकाने लगते हैं उनके साथ चलने के लिए। पर रेना उस गार्ड को उसके पैर की तरफ देखने को कहती है और जब वो देखता है तो वो पाता है कि रेना ने एक मशाल को चालू कर दिया था जो कि लगकर सीधा बॉम्ब्स की तरफ जा रही थी। और जल्दी वहाँ पर एक धमाका होने वाला था जो कि रेना की तौर से एक पे बैक था। और धमाका होते ही वो पॉइजनस बॉम्ब्स फट जाते हैं और उस गुफा में हर तरफ पॉइजन ही पॉइजन फैलने लगता है। और रेना नो नेम को बताती है कि उसने तो अपना काम कर दिया और अब उसकी बारी थी। और वो भी उसे अपनी पीठ पर उठाकर अपने रास्ते में आए हर एक गार्ड्स को मार कर आगे बढ़ने लगता है। और
फिर रैना से पूछता है कि आखिर वो खुद से क्यों नहीं भागी, जिस पर वो साफ बताती है कि वो नो नेम की शादी है, यानी उसका फर्ज था उसे अपने साथ लेकर जाना। और हम तो समझ ही पाते हैं कि रैना असल में वैसी नहीं थी जैसा नो नेम को लगा था, और वो कुछ कर फाइनली उस डंजन से बाहर आ जाता है और रैना को लटाकर उसकी ट्रीटमेंट की तैयारी करने ही लगता है कि तभी उसके पीछे से उस पर कोई हमला करता है और हम देख पाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि उन गार्ड्स का वही मास्टर था जिसे हमने पहले देखा था। और अपने एक ही वार में नो नेम को गिराकर वो मास्टर अपने सामने के स्केलेटन को काफी कमजोर पाता है और अपने इन्फॉर्मेंट से पूछता है, ये क्या, तुमने मुझसे कहा था कि ये लड़के एक बहुत ही खतरनाक नेक्रोमांसर है, पर ये तो एक कमजोर सी आम लड़की निकले जो बस एक आम से अनडेड के साथ टहल रही थी। और उसके औरत से वो इन्फॉर्मेंट एकदम डर गया था और वो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए वहीं पर अपना गला काटने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो मास्टर उसे ऐसा ना करने से कहता है क्योंकि इससे उसकी की गई गलती थोड़ी ना बदलने वाली थी। और फिर वो अपने प्लान्स बताकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी नजर घुमाता वो पाता है कि नो नेम रैना की रक्षा करने के लिए वापस से खड़ा हो गया था, जो कि नॉर्मली उस मास्टर के साथ नहीं होता था। ज्यादातर लोग उसके सामने एक हमले के बाद नहीं उठ पाते थे और नो नेम भी इतना जानता था। और वो उससे पूछता है, मैंने आज तक के जितने भी अपोनेंट से लड़ा है तो मन से सबसे अलग हो। पर नो नेम इस बात पर बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि वो उस मास्टर से कुछ भी कर जीत भी पाएगा या फिर नहीं, परंतु यहाँ पर पीछे हटने का ऑप्शन भी उसके पास नहीं था क्योंकि उसे रैना की रक्षा जो करनी थी। और फिर वो अपनी तलवार को घुमाता अपने खतरनाक विरोधी पर हमला तो करता है जो उससे आसानी से ही बच लेता है कि तभी नो नेम नोटिस करता है उसके शरीर पर बहुत सा प्रेशर पड़ रहा था, यानी उसके विरोधी ने किसी स्किल का यूज किया था जो कि एडवांस लेवल की थी। और अब नो नेम का उठना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि उसके विरोधी को भी लगने लगता है कि रैना कोई स्पेशल टाइप की नेक्रोमैंसर थी जिसके बेहोश होने के बावजूद भी उसका सामान खड़ा हुआ था और इसलिए वो सभी लोगों के लिए बहुत ही खतरा बन सकती थी, इसलिए वो उसे यहीं पर मारने का डिसाइड करता है। पर यहाँ नो नेम उस स्किल के ऊपर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर वापस उस बंदे पर हमला करता है, पर जब तक उसका हमला लैंड हुआ था उसकी तलवार पहले से टूट चुकी थी और उसके खतरनाक विरोधी के अगले ही वार से नो नेम फिर से मारा जाता है। और मरने के बाद वो इतना तो जानता था कि रैना भी प्रोबेबली मर गई होगी और अब उसे फिर से स्टार्ट करना होगा। और अब उसे सिर्फ एक ही बात पे खुशी मिल सकती थी कि अगर उसका टाइम रूबिया के टाइम से शुरू होता हो तो, ताकि इस बार वो रूबिया को भी बचा पाए। पर वापस जिंदा होने के बाद वो पाता है कि वो जिंदा डांसर के अंदर ही हुआ था जहाँ पर रैना भी उसके पास मौजूद थी और वो एकदम निराश हो जाता है इस उम्मीद में कि क्या कभी जिंदगी में फिर से वो रूबिया से मिल भी पाएगा। और अब वो टोटल का 5 टाइम मर भी चुका था कि वो अपने सिस्टम में पाता है कि उसका बोनस फॉर द नेक्रोमैंसर से नेक्रोमैंसरस लवर पे बदल गया था, जिस बात का मतलब उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। और उसे याद आता है कि इस बार रैना ने भी उसकी काफी मदद की थी, तो उसका फर्ज बनता था वापस उसकी रक्षा करने का। और ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहले वहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर वो रैना को जगाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ से जा रहे हैं उन सभी आइटम्स को छोड़कर जो उनके रास्ते में उनके लिए मुश्किलें बनेंगी। और नो नेम इस बार इस डांजन से टाइम से पहले इसीलिए निकल रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये डांजन उसे फिर से निकलने की कोशिश करेगा। और फिर वह रैना को बताता है कि वो अगले डांजन की तरफ जा रहे हैं, जिस पर रैना का आइडिया था कि उन्हें स्पाइडर वर्ल्ड की रूम की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एरिड की अंडरग्राउंड सिमेट्री पहले से ही एकदम खाली हो रखी थी, जैसे कि वहाँ के 8 मॉन्स्टर को जलाकर राख कर डाला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि स्काउट्स ने वहाँ पर पहले ही रेड डाल दी हो, यानी उनके लिए स्पाइडर डांजन जाना ही बेस्ट होगा। और फिर नो नेम रैना से पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे नाइट को जानती है जिसने ब्लू सूट्स वाला आर्मर डाल रखा हो और उसके आर्मर के ऊपर लोइन शेप का कोई सिंबल हो, जिस पर रैना बताती है कि वो ब्लू लोइन टेम्पलर्स की बात कर रहा था और ये उन नाइट जिसमें एक थे जो एम्पायर के अंडर ही काम करते थे। और नो नेम पूछता है कि आखिर वो लोग कितने कर ताकतवर होते हैं, जिस पर रैना बताती है कि कहा तो जाता है कि वो सभी नाइट एजेस में से पहले या दूसरी रैंक के आसपास ही रहते हैं और ब्लू लॉयन टेम्पलर्स का जो लीडर है वो इस एम्पायर के सबसे खतरनाक स्पोर्ट्समैन में से एक है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके स्किल्स एम्पायर के अंडर किसी से भी कम ना हो और उसके पास एक सेराफिम नाम का व्हाइट ब्लेड है। और उस बंदे को बुलाया जाता था तो मार्कियोस बेटिने फोन रियांड्रो, जिसका नाम प्रोनाउंस करना काफी टफ है, तो फ्यूचर में मैं इसे रियांड्रो ही बुलाऊंगा। और नो नेम समझ जाता है कि वो कितने शक्तिशाली बंदे से लड़ा था, पर उसे इतना समझ नहीं आया था कि आखिर वो उस डांजर में क्या कर रहा था, जबकि सुनने से वो व्यक्ति इतना महान लग रहा था कि स्पाइडर वर्ल्ड डांजर की तरफ जाने से पहले रैना उनके करीबी टाउन में जाना चाहती थी, जिसका कारण पूछने पर वो काफी सारे रीजंस बताने लगती है कि उसे काफी सारे मटेरियल्स तैयार कर रहे हैं उन स्पाइडर के वेनम से बचने के लिए, काफी एंटीडोट्स और बॉम्ब्स वगैरह और वेब से बचने के लिए चीजें एक्सेक्ट्रा। और साथ ही लास्ट में एक चीज कि वो बाथ में भी जाना चाहती थी क्योंकि उसे नहाए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था। और अब ये सब कुछ सुनकर नो नेम भी ना जाने से मना नहीं कर सकता था। और अगली सुबह होने तक वो अपने करीबी टाउन तक पहुंच जाते हैं जो नो नेम की पुरानी यादों को चुप रहा था, क्योंकि बोटान युबलामी था जिसके रास्ते में खड़े हो वो फिर से रूबिया को याद करने लगता है कि काश पिछली बार उसके साथ वो भी टाउन के अंदर चला गया होता। और यहाँ रैना भी पूछती है कि अगर नो नेम को इंसानों के आसपास अच्छा नहीं लगता तो वो अंदर अकेले भी जा सकती है, जिस पर बस साफ साफ मना करता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे तुम जितनी मर्जी जिद कर लो, मैं तुम्हें इस खतरनाक जगह अकेले नहीं जाने दूंगा। और उसे उसकी ये चिंता करते देख रैना भी थोड़ी खुश हो जाती है और उसके पीछे जाकर उसके आर्मर के साथ एक केप को बांध देती है और उसका रीजन बताती है कि उसे नो नेम को इस
केव के साथ देखना अच्छा लगता है। एंड यहाँ एंट्रेंस के गार्ड्स एंड यहाँ एंट्रेंस में खड़ा बुड्ढा गार्ड उनसे ट्रोल लेता, रेना पर गंदी नजर घुमाता उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर अकेली आई थी। जिस पर नॉनेम को कसकर पकड़ती वो बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ आई है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली नाइट है, जिससे वो सड़ा बुड्ढा उन्हें चुपचाप अंदर भेजता है। और अंदर सिटी की तरफ बढ़ते बढ़ते रेना नॉनेम को बस उसके हस्बैंड के जैसा एक्ट करने को कहती है, क्योंकि वो इन सिटी के लोगों से वैसे ही नशे की स्मेल को सूंघ सकती थी, जिस नशे को वहाँ पर ओपियम कहा जाता था। और नॉनेम ने भी इतना नोटिस किया था कि इस विलेज के लोग स्ट्रेंजर को काफी अजीब नजरों से देखते थे और यहाँ का मूड भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। और रेना बताती है कि पहले उन्हें रहने की जगह ढूंढनी चाहिए और साथ ही कोई इन वगैरह। और एक्ट करने के लिए रेना नॉनेम को उसे प्यार से हनी बुलाने को कहती है। और यहाँ ये मस्ती कर रहे थे कि इनके पीठ पीछे इनका कोई पीछा कर रहा था। और फिर वो लोग एक इन में आ जाते हैं, जहाँ पर रेना ओनर से बात करती है और उसे समझाती है कि वो लोग अपने कमरे में ही खाना चाहते थे, कि नॉनेम भी उसी की तरफ देखता सोच रहा था। यहाँ का पिछला इन ओनर कर से मर गया था, तो ये यहाँ की नई ओनर है और इसके गर्दन पर कोई स्नेक का निशान भी नहीं दिख रहा। कि इन ओनर को नॉनेम की नजर को नोटिस कर लगता है कि वो खाने के साथ साथ आफ्टर मील भी चाहता था, बट वो बेचारा तो ऐसा कुछ गलत बिल्कुल नहीं सोच रहा था। और फिर अच्छी सी रात बिताकर अगले दिन वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। और क्योंकि रेना ने भी बात वगैरह ले ली थी, उसका मूड भी पहले से काफी अच्छा हो गया था। और अब उनका अगला स्टॉप था जनरल स्टोर, जहाँ से उन्हें अपनी जरूरतों का सामान लेना था। इस पर नॉनेम को भी लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा था, पर वो फिलहाल के लिए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और जब वो शॉप पर पहुंचते हैं, उस स्टोर का मालिक रेना को कोई भी आइटम बेचने को तैयार ही नहीं था और वो बस बहाने लगा रहा था कि ये आइटम्स उसके पास मौजूद ही नहीं है। जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम जैसे लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। कि उससे पहले रेना गुस्सा होकर बहसने लगती। नॉनेम भी फिलहाल के लिए उसे वहाँ से चुपचाप चलने को कहता है, क्योंकि वो देख ही पा रहा था कि वो बंदा उनके साथ बिल्कुल भी सौदा नहीं करना चाहता था। और यहाँ वही व्यक्ति चुपके से उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, परंतु नॉनेम और रेना एकदम ही उसके सामने आ जाते हैं। और वो दोनों देख पाते हैं कि उनका पीछा कर रहा बंदा एक ब्लैक स्मिथ था, जो उन्हें टाउन के एंट्रेंस के सामने ही पहले दिखाई दिया था। और बॉस से उसका पीछा करने का कारण पूछते हैं कि वो ब्लैक स्मिथ उन्हें चुपचाप उसका पीछा करने को कहता है, क्योंकि इस जगह पर बात करना काफी ज्यादा डेंजरस था। और फिर उसकी शॉप पर पहुंचकर वो उस ब्लैक स्मिथ से उन्हें वहां लाने का कारण पूछते हैं, जिस पर वो ब्लैक स्मिथ उन्हें बताता है, तुम लोग स्पाइडर के रूम्स की तरफ जा रहे हो ना। हाँ समझ गया था जब तुम दुकान से फायर बम्स और एंटीडोट्स मांग रहे थे, पर मेरी बात जान लो, इन टाउन में तुम्हें वो किसी के पास भी नहीं मिलेंगे, चाहे उन्होंने वो सामान रखा हो वो तुम्हें नहीं देंगे। और जब नॉनेम उसका कारण पूछता है, वो ब्लैक स्मिथ बताता है कि यूपलम का लॉर्ड और उनके गार्ड्स उन स्पाइडर को पाल रहे थे और इसकी वजह से उसे नहीं पता, पर ये टाउन भी धीरे धीरे कर बस मर रहा था। पिछले लॉर्ड के एक्सीडेंट में मरने के बाद नया आया क्या लॉर्ड बहुत ही ज्यादा हरामी था, जिसने अपने जैसे ही हरामी गार्ड्स रखे थे, जिनका नेचर जानवरों से कम नहीं था। और इस नए लॉर्ड के राज के बाद ही इस टाउन में ओपियम हर जगह बिकना शुरू हो गया था, जिसके नशे की सभी को लत लग चुकी थी। लोग उसे पाने के लिए अपने घर जमीन ज्यादा सब कुछ बेच देते थे, ताकि वो बस कुछ भी कर और ओपियम खरीद पाए। और यहाँ कोई भी व्यक्ति उस लॉर्ड की बात के खिलाफ जाकर उससे कोई क्वेश्चन कर देता था, तो उस व्यक्ति को स्पाइडर की गुफा में ले जाया जाता था। और उस ब्लैक स्मिथ की वाइफ ने भी ऐसी गलती कर दी थी कि उसे भी वो गार्ड स्पाइडर की केव में ले गए और फिर वो नॉनेम को उसके हिस्से का उसकी वाइफ का बदला लेने को कहता है। लेकिन ये चीज करने का नॉनेम के पास कोई भी रीजन नहीं था कि वो आदमी तभी उसे एक बात कहता है, परंतु मुझे तो लगा था कि तुम अपना बदला लेने आए हो, क्योंकि ये आर्मर जो तुमने डाला है वो मैंने बनाया है। मेरे पास तुम्हारी वो साथी लड़की आई थी जिसने मुझे आर्मर खरीदते वक्त बताया था कि वो ये आर्मर अपने किसी करीबी के लिए खरीद रही है। और यस, वो यहाँ पर रूबिया की बात कर रहा था, जिससे अब नॉनेम एकदम गुस्से में आ गया था, क्योंकि यानी वो गार्ड पे रूबिया को यहीं से उठाकर लेकर गए थे। और वो उसका गला पकड़ता पूछता है, अगर तुम्हें पता था कि वो रूबिया के साथ क्या करेंगे, पर तुमने फिर भी कुछ क्यों नहीं किया। जिस पर वो आदमी बताता है कि वो खुद एक डरपोक है और बस एक ओल्ड उम्र का बुड्ढा है, और वो कोशिश कर भी रूबिया को उन गार्ड से नहीं बचा सकता था। और फिर वो नॉनेम को बताता है कि उन गार्ड्स का कैप्टन और उसके बंदे इस वक्त उन्हीं स्पाइडर की केव के अंदर होंगे। और फिर वो अपने बनाई गई एक चीज निकाल कर नॉनेम और रेना को दे देता है, जो कि एक फायर लाइटर टाइप की आइटम थी। और वो ब्लैक स्मिथ बताता है कि इस आइटम से नॉनेम उन गार्ड्स और स्पाइडर को साथ में जला सकता था, और ये समुद्र से मिली एक ऐसी फ्लेम थी जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता था, जिसे वो लोग ग्रास मेयर की फ्लेम कहते थे। और थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स बंधे गए गुलामों को वहां से उन्हें सजा देने के लिए स्पाइडर की केव में लेकर जा रहे थे। और वहीं पेड़ के ऊपर छुपे हुए नॉनेम और रेना ये बता नजर अपनी आंखों से देख रहे थे। और फिर उनका पीछा करते करते वो लोग स्पाइडर की रूम की तरफ पहुंच जाते हैं, जिसकी एंट्रेंस भी पिछले दांचन से काफी बड़ी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेना ने अपने हाथ में एक गन जैसा हथियार पकड़ रखा था, जिसके अंदर वही ग्रास मेयर फ्लेम थी। और हमें थोड़ा दिखाया जाता है कि उस ब्लैक स्मिथ से बात करने के दौरान उसने स्पेशल
फ्लेम के जरिए वो एक आग छिड़कने वाले हथियार बनाने में कामयाब हो गया था। बट अगर इससे एक बार आग निकल जाए उसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता था। और फिर वो ब्लैक्समिथ उन्हें एक थैली देता है जिसे अगर वो फ्लेम का इस्तेमाल करने से पहले अपने ऊपर लाद लेंगे तो उन्हें वो फ्लेम की गर्मी नहीं चलाएगी। और ये आइटम्स तो उसके लिए काफी जरूरी थी, पर उन हरामियों को मारकर अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए वो इतना तो कर सकता था। और अंदर बढ़ने से पहले नो नेम रेना को उस हथियार को सिर्फ इमरजेंसी में यूज करने को ही कहता है, क्योंकि सुनने से ही उसका इस्तेमाल काफी खतरनाक लग रहा था। और केव के अंदर आकर नो नेम एकदम साइलेंस होता अपने आसपास की सराउंडिंग को चेक कर रहा था। आखिर यह जगह इतनी शांत क्यों लग रही है, जबकि काफी सारे लोग हमसे पहले अंदर गए थे और यहाँ पे ट्रैक्स का पता लगाना भी काफी मुश्किल है। कि तभी रेना से आवाज लगाती एक बात पूछती है कि आखिर वो रूबिया नाम की लड़की नो नेम के लिए कौन थी, जिसके बारे में उस ब्लैकस्मिथ ने बात की थी। जिस पर नो नेम उसे बताता है वो लड़की मेरे लिए ज्यादा जरूरी तो नहीं थी और वो बस मेरे लिए एक आइटम लाने गई थी, पर मैं फिर भी उसकी रक्षा करने का वादा नहीं निभा पाया। और नो नेम को इतना इमोशनल होता देख रेना उसे अपना पेंडेंट देती बताती है कि वो पेंडेंट उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे नो नेम के पास रेना की एक निशानी रहेगी। कि तभी उसे अपने सर के ऊपर टपकता एक लिक्विड सा महसूस होता है और जब वो ऊपर देखता है तो वो लिक्विड और किसी से नहीं बल्कि उस स्पाइडर से आया था। कि तभी उन स्पाइडर्स में से कोई एक स्पाइडर अपने जाल की बदौलत रेना को हवा में खींच लेता है और नो नेम उसे बचाने की कोशिश करने वाला था कि उसके अपने खुद के ऊपर एक स्पाइडर हमला कर देता है, जिनमें से एक स्पाइडर को तो वो काटने में कामयाब हो जाता है, पर उसके पीछे से आकर दूसरा एक स्पाइडर उसे जोर से मारकर बहुत दूर फेंकता है और फिर नो नेम के ऊपर चढ़ जाता है उसे मारने के लिए। और यहाँ हवा में लटकी हुई रेना के भी बुरे हाल हो चुके थे कि वो स्पाइडर की टोली उन्हें अपनी ओर खींचती चली जा रही थी। कि कुछ कर नो नेम उस स्पाइडर से अपनी जान बचाता है, पर अपने सामने वो उससे भी भद्दा नजर आ पाता है कि गुफा के अंदर और भी कई सारे स्पाइडर्स उसकी ओर ही देख रहे थे, पर उसके पास यहाँ पर भी कोई पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था और एक एक कर ही सही वो उनके हमलों से बचता उन्हें वापस मारने की कोशिश करता है। पर चाहे अभी वो जितनी मर्जी ताकत लगा ले, पर एक झुंड से लड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। कि पीछे से दो स्पाइडर पहले उसकी लात को जकड़ लेते हैं, फिर उसकी तलवार को, कि धीरे धीरे कर बाकी स्पाइडर्स भी मिलकर नो नेम को अपने जाल में लपेट लेते हैं, जैसे शिकारी अपने शिकार को लपेटता है। और फिर उनमें से एक स्पाइडर आकर नो नेम को वहीं मारने ही वाला था कि हम वक्त पर आग की लपटें आकर उस स्पाइडर मॉन्स्टर को पूरा जला देती है। और हम देख पाते हैं कि वो रेना ही थी जिसने उस मशीन के इस्तेमाल से उसे खींच रहे स्पाइडर्स को भी जला दिया था। और फिर से उस मशीन को चालू कर रेना नो नेम के आसपास की मकड़े को जला देती है और फिर वो नो नेम को जाल से निकालने में मदद करने ही वाली थी कि कुछ और स्पाइडर्स उसकी तरफ बढ़ते हैं और रेना उन्हें भी जलाकर राख कर डालती है। और अब उस ताकत से डर कर वो स्पाइडर्स भी वहाँ से भागने लगते हैं और फिर रेना नो नेम को भी उसके जाल से छुड़ा देती है। और आगे रास्ते में बढ़ते हुए वो कई और मॉन्स्टर को जलाते हैं, जिससे नो नेम का लेवल भी काफी तेजी से बढ़ा था और साथ ही कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी। कि तभी उससे रेना पूछती है तो क्या लगता है तुम्हें, कमाल कर दिया ना मैंने, देखा तुम्हारी वाइफ कितनी कमाल है। कि तभी ये बात कर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और नो नेम पास आकर चेक करता है कि किसी एक पॉइजनस स्पाइडर ने उसे काट लिया था और अगर जल्दी नो नेम को एंटीडोट ना मिला तो वो जल्दी मारी जाएगी। और फिर रेना को वो एक तरफ लिटा देता है ताकि वो जाकर एंटीडोट ढूंढ पाए। और यहाँ गुफा के अंदर स्पाइडर क्वीन के पास हम उन्हीं सोल्जर्स को इकट्ठा देखते हैं जो कि उसके साथ कुछ कर रहे थे और वहीं आसपास नो नेम भी पहुंच गया था और दूर से ये सब नजारा देख रहा था। ये हरामी उस बॉस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज उनके पास एंटीडोट होगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ज्यादा आते होंगे। कि तभी वहीं नीचे उन गार्ड्स का लीडर आता है जो कि अपने सामने मौजूद स्पाइडर क्वीन को धमकी देता है, मकड़ियों की रानी इतना ज्यादा उदास मत हो, हम तुझे रोज खाना खिलाते तो है ना, तो तुझे भी हमारी इज्जत करनी चाहिए, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा हमें तेरे अंडों की भुर्जी बनाने में। और हम देख पाते हैं कि उस बंदे के गले पर वही स्नेक का सिंबल था जो कि शायद नेक्रोन सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। और नो नेम समझ जाता है कि ये वही कैप्टन था जिसके बारे में वो इन ऑनर और कार्ड्स ने भी बताया था, वही हरामी बंदा जिसने रूबिया को मार दिया था, जिससे नो नेम को भी बदला लेना था। और यहाँ पर हम वो देखते हैं कि जिन लोगों को बांधकर वो यहाँ पर लाए थे उन लोगों को वो स्पाइडर्स को खाने के लिए दे रहे थे। और यहाँ पर कुछ गार्ड्स बातें कर रहे थे कि नो नेम पीछे से छुप छुपा आता है और गार्ड्स में से किसी एक को पकड़कर उन्हें धमकाता बताता है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 चॉइसेस दूंगा, पहला कि मुझे अपना एंटीडोट दे दो, जिससे वो लीडर पूछता है कि अगर एंटीडोट लेने के बाद वो क्या चुपचाप चला जाएगा, जिस पर नो नेम बताता है, नहीं तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं, पर एंटीडोट लेने के बाद मैं तुम्हारी मौत को थोड़ा हल्का रखूंगा और साथ ही तुम्हारे साथियों को बख्श दूंगा, वरना तुम्हारी मौत बहुत ही बदतर होने वाली है। जिस पर वो आदमी बस जोर जोर से हंसने लगता है कि जैसे नो नेम ने कोई मजाक किया हो। और फिर वो उसे अपनी पहचान का खौफ सुनाने लगता है कि नो नेम मुझसे पूछता है, कुछ महीने पहले एक लड़की युबला में आई थी एक आर्मर का सूट लेने के लिए, पर बाद में सिर्फ उसकी लाश मिली। कि यह समझ कर कि नो नेम बदला लेने आया था, वो हरामी उसे बताता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि वो हरामी अकेली थी जिसके साथ मैंने ऐसा किया, आखिर मैं इतनी सारी औरतों में से एक को कैसे याद रख पाऊंगा। और नो नेम समझ जाता है कि बात यहीं पर समाप्त होती है और उसके गार्ड को मारकर वो उसकी तरफ हमला करने को बढ़ता है। कि तभी वो बंदा उसके ऊपर एक अंडा फेंक देता है जो कि शायद उसी स्पाइडर क्वीन का था और गुस्से में वो स्पाइडर क्वीन नो नेम पर हमला कर देती है और उसका ग्लो नो नेम के शरीर के आर पार चला गया था। और वो बंदा ये समझ कर कि नो नेम यहीं से मारा जाएगा वहाँ से जाने लगता है। कि तभी उसे अपने पीछे से एक बहुत ही बड़ी धमाके की आवाज सुनाई देती है और पीछे मुड़ वो पाता है कि वो स्पाइडर क्वीन जल रही थी और आग की लपटों में नो
नॉनेम खड़ा था फ्लेम गन को अपने हाथ में लेकर, और साथ ही वो अपने ऊपर उसी थैली का लिपकर छिड़क लेता है जो उसे वो ब्लैकस्मिथ ने दिया था उस आग से बचने के लिए। और नॉनेम बताता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारी मौत को मैं दर्द के साथ रखूंगा। और फिर वो अपने फ्लेम थ्रोअर से उसकी तरफ हमला करते सभी स्पाइडर मॉन्स्टर सोल्जर्स को साथ में जलाने लगता है। और जब वो उस हरामी की तरफ पहुंचता है वो नॉनेम से अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगता है कि अपना बदला पूरा करता नॉनेम उसे उस आग में तड़पाने लगता है, उस हरामी को जिसने रूबिया के साथ अत्याचार किया था। और उसने वहाँ पर अपने सारे दुश्मनों को तो मार दिया था, पर अजीब बात ये होती है फ्लेम थ्रोअर को जलाते जलाते उसका शरीर भी साथ में पिघल जाता है और उस स्केलेटन की हड्डियों का चूरमा बनकर वही पिघल जाता है। और नॉनेम यहाँ पर एक बार फिर से मारा जाता है और मरने के बाद वापस जागते उठते वो एक बात पर ध्यान देता है कि उसने अपने ऊपर पक्का वो मटेरियल छिड़का था जो उसे ब्लैकस्मिथ ने दिया था उस हीट को ना महसूस करने के लिए, यानी असल में वो मटेरियल एकदम फालतू था। और जब रेना भी उठ जाती है नॉनेम उसे बताता है कि वो लोग युबलाम की तरफ निकल रहे हैं और युबलाम आकर वो बिल्कुल वैसे ही रेना को सेलर के साथ बैठने देता है जो उनसे डील कर उन्हें सामान नहीं देना चाहता था। और वहाँ से जाते जाते फिर से वो ब्लैकस्मिथ उन पर नजर रख रहा था जैसे इस बार पहले ही नॉनेम पकड़ कर बताता है, तो टाउन के ब्लैकस्मिथ लगता है कि तुम हमें कुछ बताना चाहते हो, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारा पीछा करना होगा, है ना, क्योंकि ये बाहर की जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वो ब्लैकस्मिथ भी इस बात पर एग्री करता है और अंदर आकर वो उन्हें फिर से वही कहानी बताता है और साथ ही उन्हें मारने के लिए वो टूल भी देता है, वही ग्रासमेयर की फ्लेम। और नॉनेम मुझसे पूछता है कि क्या इस फ्लेम से बचने के लिए उसके पास कुछ मौजूद था, जिस पर वो ब्लैकस्मिथ फिर से उसे वो थैली लाकर दे देता है जिसे ग्रासमेयर चलाने से पहले उसे अपने ऊपर छिड़कना था। पर गुस्से में नॉनेम उसी थैली को उसी के ऊपर छिड़क देता है क्योंकि वो जानता था कि ये सब बस एक बकवास थी। और फिर वो उसकी तरफ वही फ्लेम थ्रोअर कर देता है। तो तुमने कहा था कि मैं आग को महसूस नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो इसे यहाँ पर टेस्ट कर देख लिया जाए। कि तभी एकदम डरा हुआ वो ब्लैकस्मिथ सारा सच बताता है कि उस पाउडर को अपने ऊपर लोद कर उन्हें बस वो सारी हीट महसूस नहीं होगी। और उसका गला पकड़ कर उठा उसे नॉनेम बताता है, इस पाउडर को जितना मर्जी मत छिड़क लो, पर अगर मैं ग्रासमेयर की आग का इस्तेमाल करता रहा तो वो बस मेरा आर्मर तक भी जला देगी और मुझे पता तक भी नहीं लगेगा। यानी ये उल्टा में बचा नहीं रही बल्कि मार रही है। तो आखिर तुम हमें उन गार्ड्स के साथ क्यों मारना चाहते हो? कि हंसता हुआ वो ब्लैकस्मिथ बताता है कि वो इतना तो जान चुका था कि नॉनेम कोई इंसान नहीं था क्योंकि वो 50 सालों से ब्लैकस्मिथ का काम करता आ रहा था और इसलिए उसे पता चल गया था कि उस आर्मर के अंदर कुछ और भी मूव हो रहा था जो कि स्केलेटन था। और वो बताता है, मुझे नहीं पता कि तुम किन वजहों के पीछे यहाँ पर तुम एक अच्छा कर्म कर मरने वाले थे। जिस बात पर रेना भी गुस्सा होकर नॉनेम को उसे सबक सिखाने को कहती है, पर नॉनेम जानता था कि इसका कोई भी फायदा नहीं था। जो बंदा ऑलरेडी अंदर से मर चुका हो उसे बाहर से मारने का क्या ही फायदा। और नॉनेम वहाँ से ये बताता जाने लगता है कि वो उन गार्ड्स को तो फिर भी मारेगा, चाहे उसके बदले के लिए चाहे अपने, क्योंकि उसने रूबिया से वादा जो किया था। कि तभी उसे वहाँ पर एक तलवार दिखाई देती है जो कि उसकी पिछली तलवार से ज्यादा मजबूत लग रही थी और वो उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है कि वो ब्लैकस्मिथ उसे टोकने ही वाला था, पर इस बार वो नॉनेम के खिलाफ नहीं जा सकता था क्योंकि एक प्राइस था उन्हें मारने की कोशिश करने के बदले। और फिर वो रैना के साथ उस डोमेन में पहुंच जाता है पर उसे याद था कि पिछली बार भी रैना एक बार पहले मर चुकी थी और एक बार इस डोमेन के अंदर। और फिर से ये रिस्क ना लेने के लिए वो रैना को बाहर ही बेहोश कर देता है और उसे एक पत्थर के सहारे रेस्ट करने के लिए लेटा देता है। और फिर खुद गुफा के अंदर आकर वो उसी जगह चला जाता है जहाँ पर बाद में गार्ड्स भी आने वाले थे और वहाँ पर मौजूद स्पाइडर्स को वो पहले ही चलाने लगता है और उसे बस यहाँ पर ग्रासमेयर की फ्लेम को अच्छे से इस्तेमाल करना था और खुद बस आग के ज्यादा नजदीक नहीं जाना था। कि तभी वहाँ पर वो हरामी और उसके गार्ड्स भी आ जाते हैं कि नॉनेम उसकी तरफ अपनी फ्लेम करता है और वो कैप्टन उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कहता है, ओह लगता है कि तुम गुम हो चुके हो, तुम जानते हो ये जगह खतरनाक स्पाइडर से भर रखी है, इसलिए मेरे आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएंगे। और पहले मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हें अंडे पसंद है क्या? और उसका फिर से प्लान था नॉनेम पर अंडा छिड़कने का। कि इस पसंद नापसंद की बात पे नॉनेम ना करता, उस पर वार करता, वो युल्क नीचे गिरवा देता है और घबराए वो हरामी नॉनेम से उसकी पहचान पूछता है जिस पर वो उसे याद करवाता है, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा ना होगा पर मैंने तुमसे एक वादा किया था, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक बहुत ही बदतर मौत देने वाला हूँ। जैसे अब छिड़कर वो हरामी अपने सभी सोल्जर्स को नॉनेम पर हमला करने को कहता है पर उन सभी की तरफ वो ग्रासमेयर की आग बढ़कर उन सभी को ही राख में जलाने लगती है। और क्योंकि वहाँ पर आग भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी नॉनेम को भी उनसे थोड़ा दूर दूर रहकर ही उन्हें जलाना होगा। कि तभी वो हरामी नॉनेम पर पीछे से हमला करता है जिससे बचते बचते नॉनेम की वो ग्रासमेयर मशीन टूट जाती है और अब वो वहाँ पर मशीन नहीं थी तो ना डरती स्पाइडर क्वीन भी वहाँ पर पहुंच जाती है और स्पाइडर क्वीन के एक बचे अंडे को उठाकर वो बंदा उसे धमकाता है, स्पाइडर क्वीन अगर तुम अपने इस लाश बच्चे को बचाना चाहती हो तो मेरी बात मानकर इस हरामी पर हमला करो। और वो क्वीन भी मजबूरी में नॉनेम पर हमला करने लगती है और नॉनेम पर हमला कर वो उसे बहुत दूर दे मारती है। और स्पाइडर क्वीन के अटैक्स और ताकत कोई मजाक नहीं था और नॉनेम के पास तो अब वो मशीन तक भी नहीं थी। और फिर नॉनेम बाल बाल अपनी तलवार के सहारे उसके हमलों को पैरी कर रहा था कि वो करते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे जमीन में गिर जाता है। यानी क्वीन के पास ये परफेक्ट चांस था उसे यहीं पर मारने का। कि नॉनेम को दिखता है दूर उस टूटी मशीन से वो आग अभी तक जल रही थी और वो अपने लास्ट चांस को लेकर उसके हमले से बचता
हुआ अपनी तलवार को लेकर सीधा उस आग की तरफ बढ़ता है। और फिर हम देखते हैं कि नॉनेम ने उस आग से अपनी तलवार को ही जला लिया था और उसी जलती हुई तलवार के सहारे उसने उस पर हमला करती स्पाइडर क्वीन का पैर जला दिया था। पर स्पाइडर क्वीन यहाँ पर भी हार ना मानती, अपने बाकी पैरों से उस पर और भी लगातार हमले करती है। पर नॉनेम उसके हर एक हमले को ब्लॉक और डॉज कर अपनी जलती तलवार से साथ ही उन पैरों को काटी जा रहा था और हवा में एक ऊंची छलांग मार वो अपनी पूरी ताकत से एक बहुत ही शक्तिशाली हमला उस क्वीन पर कर देता है। और अब वो स्पाइडर क्वीन भी प्रोबेबली मारी जा चुकी थी और वो हरामी देखता है कि उसके पास ये लौता चांस था नॉनेम पर हमला करने का जब उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था और उसके पीठ पीछे वो उस पर हमला करता भी है। एक ही झट से नॉनेम मुड़कर उसके तलवार पकड़े हाथों को काट देता है और वो बंदा दर्द में तड़पता हुआ चिल्लाने लगता है। चलो शुक्र है कि बदौलत तुम्हें अपनी ब्लीडिंग को स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुरा होगा अगर तुम जल्दी मर गए, क्योंकि मुझे तुम्हें तड़पाने का अपना वादा भी तो निभाना है। और अब बिल्कुल डरता वो अपने पहले आदमियों को बुलाने लगता है जिसे नॉनेम ने मार दिया था। फिर वह स्पाइडर्स को बुलाने लगता है जिन्हें नॉनेम ने मार दिया था कि वो रेंगता हुआ गलती से उस आग के करीब चला जाता है, जिसकी वजह से वो आग उसके शरीर पर भी फैलने लगती है और ग्रासमेयर की आग को फैलने से कोई भी नहीं रोक सकता था। और वो बंदा तड़पता हुआ चिल्लाते चिल्लाते नॉनेम से पीछे भाग रहा था कि उसका पैर एक चोटी से फिसल जाता है और वो एकदम राख बनता हुआ वहां से नीचे की ओर गिर जाता है। और ये मौत उस जैसे हरामी के लिए एक परफेक्ट मौत थी। और क्योंकि ये सारी लड़ाई वगैरह खत्म हो गई थी, नॉनेम को उस तलवार को भी फेंकना बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि वो ऑलरेडी उन आग की लपटों में लिपट चुकी थी कि उसकी तलवार को फेंकते ही उसकी बुरी किस्मत उसके पीछे स्पाइडर क्वीन में अभी भी थोड़ी जान बची थी और वो रेंगती हुई नॉनेम की तरफ बढ़ने लगती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जो कि एक्चुअली में वो नॉनेम को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो अपने उस आखिरी बचे अंडे को उठा रही थी, क्योंकि अंततः एक मॉन्स्टर ही सही पर वो एक माँ थी जिसे अपने बच्चों को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा था। और उस अंडे को पकड़कर वो वहीं पर मारी जाती है और नॉनेम के सामने नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि उसने वेब स्लिंकर को हरा दिया था, जो कि एक डी रैंक का डंजन था और उसके सोल्जर पॉइंट 400% इंक्रीज हुए थे और कुछ अगला क्वेस्ट वगैरह भी चालू होने वाला था और साथ ही उसे कुछ नई स्किल्स भी मिली थी और एक चमकती हुई हरे रंग की रूबी भी। और फिर टाइम बाद जब नॉनेम उस डंजन से बाहर आता है, उसे अपने सामने गुस्से में खड़ी रेना दिखाई देती है, जो अपने गुस्से को उसे जाहिर करती है कि आखिर उससे क्या रेना पर यकीन नहीं था जो वो उस डंजन में से बेहोश कर अकेला चला गया। पर नॉनेम सीधा उसके आगे वो सोने के सिक्के रख देता है जो उसे उस डंजन के अंदर प्राप्त हुए थे, जिसे ऑब्वियसली रेना भी मानकर उसे माफ कर देती है और नॉनेम को बताती है जो भी हो मैं अगली बार से तुम्हारे रास्ते की मुश्किल ना बनने की कोशिश करूंगी, तो अगली बार से बिना मुझे लिए मत निकल जाना। और इस बात पर एग्री होकर नॉनेम मुझसे पूछता है कि आगे वो कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर रेना बताती है कि वो उसके गाइड ब्रांच के ऑफिस में जा रहे हैं। और वहाँ पहुंचकर नॉनेम पाता है उस गाइड ब्रांच के बाहर हर तरफ बच्चे खेल रहे थे और ढेरों से बच्चे आकर रेना से भी चिपक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए रेना बहन की तरह थी, जो बचपन से शायद इन्हीं बच्चों की तरह पली थी। कि तभी वहाँ का हेडमास्टर भी आ जाता है, जो कि दिखने में एक आम सा शरीफ सा लड़का दिख रहा था और फिर उन्हें अंदर ले जाकर उनका स्वागत करता है और वो रेना को देखकर भी काफी खुश था। और रेना उसे नॉनेम से ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है कि उसके साथ मौजूद ये नाइट ने उसकी काफी मदद की थी और वो बंदा भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। और मेरे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, मेरा नाम लाइम है और मैं इस ऑर्फनेज का हेडमास्टर, और आपको प्रोबेबली इस हार्बर में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, तो आप इसे उतार कर रख सकते हैं और यहाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उस आर्मर के अंदर कौन है। जिससे नॉनेम को पता चल जाता है कि लाइम को शायद किसी तरह से नॉनेम की पहचान पता चल गई थी और वो उससे इसके बारे में पूछने ही वाला था कि तभी उन्हें बाहर से बहुत से बच्चों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और लाइम समझ आता है कोई बकाऊ गेस्ट आ चुके थे और बात वगैरह को बाद में करने का डिसाइड कर वो लोग भी सोर्स को ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ बाहर हम देख ही पाते हैं कि कुछ आदमी एक बच्चे को जबरदस्ती उसके साथ चलने को कह रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक वो बच्चा भाग कर चुपचाप इस ऑर्फनेज में आकर छुप गया था। कि तभी वहाँ बाहर लाइम भी आ जाता है और अपने आप को उन आदमियों से इंट्रोड्यूस करवा कर उस बच्चे को छोड़ने को कहता है, जिस पर वो आदमी बताता है अब भाई हम भी तुम्हारी तरह है, पास का बदस में ऑर्फनेज चलाते हैं और ये बच्चा हमारे ही उधर से भागा है और अकाउंट है जो हमारे ऑर्फनेज को फाइनेंशियली कवर करता है और उसे ये बच्चा काफी अच्छा लगा है और इसलिए हम इस बच्चे को वापस लेने आए। जो बात लाइम समझ तो जाता है, बट वो उन्हें बताता है कि अगर वो एक अडॉप्टेड बच्चे को ऐसे ट्रीट करेंगे तो ये बात तो ऑब्वियस है कि वो वहाँ से भाग जाएगा, जिस पर वो दूसरा आदमी एकदम गुस्सा हो गया था। पर उससे पहले वो लाइम से बहस था, उसकी ही तरफ से एक आंटी लाइम से बोलती है, देखो हेडमास्टर, मैं तुम्हारी फिलोसॉफी के साथ बहस नहीं करना चाहती कि आखिर तुम बच्चों की मदद कैसे करना चाहते हो, और हम यहाँ पर उसी चीज को लेने आए हैं जो हमारी है, तो हमें वो दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। पर जब लाइम इस बात से मना करता है, वो आंटी उसके साथ किसी तरह का सौदा करने का डिसाइड करती है और उसे बताती है, तो देखो हम एक तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाए तो तुम भी ये ऑर्फनेज सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही तो चला रहे हो, तो इसलिए आज से हमें वो बच्चे देते जाओ और हम तुम्हें इसके बदले पैसे देंगे। पर लाइम उसे इस बात पर साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो उनकी तरह इस ऑर्फनेज को गंदे पैसे कमाने के लिए नहीं चला रहा था, क्योंकि वो आज जाकर एक इंसान थे, ना कि कोई पपेट्स। और वो आंटी एकदम गुस्सा हो गई थी और अब क्योंकि उसने बात करने का ट्राई कर लिया था, तो मार धाड़ पे आने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो अपने बंदों को जाकर लाइम को मारने को कहती है कि नॉनेम भी उसके आगे मदद करने को जाने वाला था। पर रैना उसे रोककर बताती है कि जिन्हें यहाँ पर मदद की जरूरत पड़ेगी वो ये पहले
हमला करने वाले बेवकूफ होंगे कि उससे पहले वो आदमी लाइम को कुछ भी कर पाते। लाइम का शरीर एक लिक्विड में तब्दील हो जाता है और उन दोनों आदमियों को ही अपने अंदर खींचकर समा जाता है। यानी असल में लाइम एक मॉन्स्टर था जो अपने सामने मौजूद उस डरी हुई आंटी को बताता है इंसान पैदा ही खूबसूरत और अच्छे होते हैं, उनका दिल बचपन से ही एकदम साफ होता है जब वो बच्चे होते हैं, तो आखिर वही इंसान बड़े होकर तुम जैसे बेवकूफ और बदसूरत क्यों बन जाते हैं। और वो आंटी वहाँ से डर कर भागने की कोशिश करने ही वाली थी कि लाइम उसे छोड़ने की गलती नहीं करने वाला था और एक ही पल में वो उसे पूरा निगल जाता है और वो पूरी गायब हो जाती है। और ये सब देखकर नो नेम लाइम से उसकी पहचान पूछता है, जो इस बार उसे अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता बताता है कि वो एक स्लाइम है जो स्टेटी गाइल्ड के ईस्टर्न ब्रांच ऑफिस का मैनेजर है। और वो नो नेम को बताता है कि वो भी उसी की तरह एक फेलो नॉन ह्यूमन है जो इस इंसानी दुनिया में रहने की कोशिश कर रहा है। और यार नो नेम ने भी सुना था कि लाइम जैसे इंटेलिजेंट स्लाइम्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं कि उन्हें अपनी हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। तो नो नेम के अपने सामने एक देखना बिल्कुल ही अनबिलीवेबल जैसा था। और फिर नो नेम बच्चों को शांत करवा रहे लाइम से पूछता है कि आखिर उसने ये सब कर तो दिया और उन इंसानों को भी गायब कर दिया, परंतु उन लोगों ने बताया था कि उन्हें कोई नॉबल्स बैकअप कर रहे हैं, यानी लाइम थोड़ा मुसीबत में आ सकता था। जिस बात का वो जवाब देता बताता है कि उसने कोई इंसानी गाइड बिना बचा के नहीं खोल रखा और ऐसा छोटा मोटा गंद उसके रास्ते में नहीं आ सकता। यानी उसका मतलब था कि बैकअप के तौर पर उसके पास भी कम पावर नहीं थी। और अब नो नेम समझ ही पाता है कि आखिर रैना अपने हेड मैनेजर पर इतना प्राउड क्यों होती थी, क्योंकि चाहे कोई माने या ना माने वो बंदा बैडस था और वो फिर से उन्हें अंदर ले आता है। और नो नेम उससे जानना चाहता था कि आखिर एक स्लाइम ने एक इंसानी ऑर्फनेज क्यों खोल रखा था, जिस पर वो बताता है कि उन स्लाइम्स का कोई भी जेंडर नहीं होता, ना ही उन लोगों का कोई माँ बाप का रिश्ता होता है। और बाकी मॉन्स्टर स्पीशीज के जो लोग थे वो ज्यादातर बड़े होने के बावजूद भी सेम दिखते थे, पर इंसान उन सभी स्पीशीज से अलग थे। वो हमेशा अपनी ग्रोथ के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बदलाव लेते हैं और इसीलिए लाइम को इंसान काफी पसंद थे, क्योंकि उनमें वो गुण थे जो उसे काफी अच्छे लगते थे। और भले ही स्लाइम्स चाहे कोई भी फॉर्म ले सकते हो, पर आज जाकर जो फॉर्म्स वो लेंगे वो आज जाकर सिर्फ एक शेल्स होंगे, सिर्फ असली चीज का एक खोखला हिस्सा। और कहा जाए तो स्लाइम्स एक शेपलेस क्रिएचर होते थे। और वो नो नेम को बताता है कि अगर उसे इंसान देखना पसंद नहीं तो वो उसकी तरह एक स्केलेटन भी बन सकता था, पर ऑब्वियसली नो नेम को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। और वो बस ये पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि नो नेम एक इंसान था, जिस पर रेना बताती है कि लाइम एक अप्रेजर था और अप्रेजिंग को एक ऐसी तरह की स्किल माना जा सकता था, काइंड ऑफ लाइक किसी चीज को स्कैन वगैरह करके उसका पता लगाना। और इसी एबिलिटी के बदौलत वो गिल्ड में हमेशा बचा रहता था। और क्योंकि नो नेम ने रेना की काफी मदद की थी, तो बदले में अगर नो नेम कुछ भी अप्रेज करवाना चाहता था तो वो कर देगा, जिस पर नो नेम उसके सामने वही रूबी करता है जो उसे उस स्पाइडर क्वीन को मार कर मिली थी। और लाइम भी उस रूबी को पकड़कर अप्रेज करने लगता है और उस रूबी को एक स्लाइम लिक्विड में घेर देता है ताकि वो उसे एक तरह का अच्छे से स्कैन टाइप कर पाए। और यहाँ पर नो नेम इतना समझ पाता है कि रेना उससे डरती या घबराती क्यों नहीं थी, और साथ ही उस पर इतना यकीन क्यों कर पाती थी, क्योंकि वो बड़ी एक ऐसे ऑर्फनेज पे हुई थी जिसे संभालने वाला हेड मास्टर एक मॉन्स्टर था। और जिस बंदी ने बचपन से ही ऐसा यूनिक स्लाइम देखा हो, उसके सामने एक बोलने वाला स्केलेटन तो कुछ नहीं होगा कि लाइम भी जल्द ही उसे अप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। है कि वो एक वैल्यूएबल जेम था कि तभी नो नेम के सामने भी एक सिस्टम मैसेज पॉपअप हो जाता है जहाँ पर बताया गया था कि इस रूबी का नाम वेब स्लिंगर रूबी था और इसका पहले एवोल्यूशन में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसे क्लास चेंज कहा जाता था। और उस मॉन्स्टर के कोर को इस्तेमाल करने के बाद उसे कौन सी एबिलिटीज और स्पेशल चीजें मिलेंगी वो भी वहाँ पर साफ साफ लिख रखा था कि तभी उसकी असाइमुलेशन रेट भी कम हो जाती है कि नो नेम को थोड़ी सी अजीब सी दर्द महसूस होती है कि उसे सहता हुआ नो नेम बस लाइम को ये बताने के लिए शुक्रिया करता है जो नो नेम की बाकी जरूरतें पूछ रहा था, जिस पर नो नेम बस कोई स्पेयर स्वॉर्ड मांगता है क्योंकि उसने अपनी वाली तलवार को तो स्पाइडर डांसर में फेंक दिया था, जिस पर लाइम बताता है कि वह ब्लैक स्मिथ से मिलकर एक नई तलवार बना देंगे और क्योंकि साथ ही नो नेम का आर्मर भी टूटा था तो वो उसे भी रिपेयर करवा देंगे। और ये चीजें नो नेम के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा एहसान थी, पर लाइम उसे बताता है कि नो नेम ने रेना की रक्षा की थी तो कम से कम ये करना तो उसका हर्ष था। और फिर वो रात के रुकने के लिए उसे एक रूम दे देता है और तब तक वो उसका आर्मर वगैरह फिक्स करवाएगा, जिस बात को नो नेम भी एक्सेप्ट कर लेता है। और रात के समय उस आलिशान कमरे में खड़े हुए हम नो नेम को पाते हैं जो उस रूबी को पकड़ खिड़की के सामने खड़ा हुआ था और शायद अपने ख्यालों को इकट्ठा कर रहा था कि तभी उसे आवाज लगाती वहाँ पर रेना भी आ जाती है और नो नेम से पूछती है कि क्या वो कोई स्ट्रेटेजी वगैरह बना रहा था, जिस बात पर वो भी बताता है नहीं तो मैं तो बस कुछ बातें सोच रहा था, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी छोटी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जिस पर वो बताती है कि अगर वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी तो उसकी छोटी बहन को भी आदत हो जाएगी उसके साथ ही रहने की, जिससे हो सकता है कि वो उस पर ज्यादा डिपेंड होने लगे और ऐसे वो मेंटली स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगी। और वैसे भी एक दिन तो पक्का आएगा जब वो सभी लोग बिना मुसीबत के साथ रह पाएंगे। और इसी चीज को पाने के लिए रहना इतनी मुश्किलों का सामना कर रही थी कि तभी नो नेम की तरफ बढ़कर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा उसे अपना वही पेंडेंट देती है जो उसने उसे पहले भी नो नेम की पिछली लूप में दिया था। और फिर रहना बताती है ये बात याद करने के लिए तो मैं काफी छोटी थी, पर जब मेरी आंख खुली थी ये पेंडेंट मेरी गले में था और मुझे इसी के साथ ही अबैंडन कर दिया गया था कि नो नेम रहना
रेना से पूछता है कि अगर ये पेंडेंट इतना जरूरी था तो आखिर वो उसे ये क्यों दे रही थी, जिस बात पर वो बताती है दरअसल ये उस दिन के लिए है जब मैं फाइनली एक ब्रांच की मैनेजर बन जाऊंगी और आप भी अपने क्वेस्ट को पूरा कर लेंगे। ये उस दिन के लिए है जब हम दोनों वो चीजें पालेंगे जो हम पाना चाहते हैं। तो क्या आप तब से हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करेंगे? एंड ये बात अब एक कन्फेशन थी या फिर क्या, मुझे नहीं मालूम, पर एक बात तो पक्की थी कि इस टाइम पे नॉनेम उसका जवाब एक एक्सेप्टेंस वाला नहीं देता, जो कि हमें फिलहाल तो नहीं बताया जाता, पर इतना पक्का था कि उसका जवाब मीठा तो बिल्कुल नहीं था। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लाइम नॉनेम का आर्मर भी रिपेयर कर ले आया था और साथ ही उसके लिए एक नई तलवार बनवा कर भी, जो कि इतनी बुरी भी नहीं थी कि तभी रेना भी एक कमरे से बाहर निकलती है और हम देख पाते हैं कि नॉनेम को देखकर वो थोड़ा मुंह फेर लेती है, जैसे कि वो किसी बात पर थोड़ी सैड थी। कि फिर लाइम नॉनेम से पूछता है कि आखिर अब नॉनेम यहाँ से आगे कहाँ की तरफ बढ़ने वाला था, जिस पर वो पक्का तो नहीं था, पर उसका अगला स्टॉप भी पक्का अगला डांसन होगा। कि लाइम फिर नॉनेम के आगे एक प्रपोजल रखता है जो था टीईटी गाइड को ज्वाइन करना, क्योंकि उसने रेना से सुना था कि वो रेना के साथ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए था, पर इस वक्त गाइड के अंदर रेना की रैंक एक ट्रेनी जैसी थी, तो रेना जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकती थी उसकी काफी ही कम लिमिट और काफी ही कम क्वांटिटी थी। और उल्टे हाथ अगर नॉनेम उन्हें ज्वाइन करता है तो नॉनेम लाइम की रिकमेंडेशन के अंदर हर एक तरह के बेनिफिट्स को पा पाएगा, क्योंकि उसके मुताबिक नॉनेम एक ग्रेट मेंबर बनेगा और भविष्य में काफी ताकतवर भी। पर नॉनेम इस बात पर इनकार करता हुआ बताता है, माफ करना पर मुझे शायद मना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जकड़ रही रस्सियों से बंद कर चलना मेरा स्टाइल नहीं है, और मैं वैसे भी रेना के साथ ठीक हूँ, मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं हर वक्त रेना से लेता रहूंगा। जिस बात पर न जाने की रेना भी शर्मा कर मुंह मोड़ लेती है, जैसे कि ये बात थोड़ा बहुत उसके कल की बात से रिलेटेड था। और साथ ही नॉनेम ये पूछता है क्या कि रेना को गिल्ड की ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जिन बातों का जवाब हम प्रोबेबली जानेंगे इसके अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको ये बड़ा सा एपिसोड काफी अच्छा लगा है तो जाने से पहले प्यार और सपोर्ट दिखाना मत भूलना, क्योंकि लिटरली बहुत ही टाइम लगा इसे बनाने में, मच्छरों ने काट काट कर ऐसी तैसी कर दी। वेल एनीवेज गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अगली बार अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ बाय गुड बाय, sayonara, जाना।